नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए अध्याय के साथ। यह अध्याय है हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध और संबंधित कानून। आधा आकाश हमारा। ये ज़रूर हमने सुना है कि हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं उनका आधा आकाश होता है, यानी समाज की वाहक होती हैं महिलाएं। एक दूसरा ये कि रमन्ते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन अब चिंतनीय बात यह है कि क्या वास्तव में आज के हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जितने दुर्दांत अपराध बढ़े हैं, या फिर महिलाएं विभिन्न प्रकार के अपराधों का शिकार हुई हैं, या उनको बहुधा अनेकों तरीक़ों से प्रताड़ित किया जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से, क्या वास्तव में आधा आकाश हमारा, या जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, क्या ये बातें सही और सटीक बैठती हैं? तो इन सब चीज़ों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि महिलाओं के साथ कौन कौन से अपराध होते हैं, इसके लिए कौन कौन से दंडनीय अपराध भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा नियत किए गए हैं, तथा ऐसे कौन कौन से संगठन हैं, ऐसे कौन से आयोग हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस के लिए महिलाओं के लिए कौन कौन सी सहायताएँ प्रदान की जाती हैं। इन सब की यहाँ पर हम बहुत अच्छे से परिचर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विषय वस्तु हमने यहाँ पर आपके लिए तैयार की है। इस विषय वस्तु में निर्धारित किया गया है दहेज के अत्याचार से महिला की सुरक्षा। सबसे पहला अत्याचार महिलाओं पर होता है दहेज संबंधी। महिला अपनी माँ का घर छोड़ के अपने ससुराल जब अपने पति के घर आती है तो निश्चित रूप से वह एक नया संसार बसाती है, लेकिन इस दौरान उसको दहेज को लेकर जीवन भर प्रताड़ित किया जाता है। हमारे जैसा कि ग्रामीण भारत को कहा जाता है, हमारे ग्रामीण भारत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक शोषण को चुपचाप सहन करके अपनी जीवन को या तो समाप्त कर देती हैं, या यूं ही जीवन भर वो गुजारा बसर करती रहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें इस दहेज के दैत्य से किस प्रकार निपटना चाहिए, इस पर हम पर चर्चा करेंगे। दूसरा, हमारे समाज में घरेलू हिंसा से महिलाओं का किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है। हमारे समाज में महिलाओं पर घर में जब वो रहती हैं, आंगन में जब वो रहती हैं, चारदीवारी में, उन पर विभिन्न प्रकार की फब्तियाँ कसी जाती हैं, उनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। वहीं कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, जहां महिलाएं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए विभिन्न कार्यस्थलों पर काम करने जाती हैं, वहां पर उन पर विभिन्न प्रकार के यौनाचार किए जाते हैं, यौन दुराचार किए जाते हैं, उनसे कैसे उनका संरक्षण किया जाए। स्त्री का अश्लील चित्रण, महिला के साथ समाज में किस प्रकार से अश्लीलता होती है, उसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से उकेरा है, हमारे विभिन्न ग्राफिक्स चित्रों के माध्यम से और हमारी लेखनी से सजाया है। वहीं अवैध देह व्यापार, महिलाएं समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की कुंठाओं और परेशानियों को झेलती हुई इस प्रकार के आगोश में लिपट जाती हैं कि एक दिन उनको अनैतिक रूप से या तो खुद मजबूर होना पड़ता है देह व्यापार के लिए, या फिर समाज के अंदर कुछ ऐसे कंटक होते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उनको बरबस इस देह व्यापार के अनैतिक कार्य में धकेल देते हैं। नंबर 6 है भ्रूण लिंग की जांच और भ्रूण हत्या। हमारा समाज आज भी पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों से ग्रसित है, क्योंकि समाज के अंदर आज भी कई ऐसे गाँव, कई ऐसे शहर, कई ऐसे क्षेत्र या अंचल हैं जहाँ पर बालिका के जन्म को अभिशाप माना जाता है। मूल रूप से जहाँ पर अशिक्षा होती है, जहाँ पर बेरोजगारी भूखमरी होती है, वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा निपजती हैं, और जो बालिकाएं होती हैं उनके जन्म को अभिशाप माना जाता है। उनकी जन्म से पूर्व भ्रूण की जांच कराई जाती है, तथा उनकी भ्रूण हत्या के मामले भी बहुत हद तक, यद्यपि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से कंट्रोल हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और PCPNDT एक्ट जो लाया गया, क्या ये है पर्याप्त है बालकों के जन्म से पूर्व उनकी सुरक्षा करने के लिए, बालिकाओं के जीवन को संवारने के लिए? आगे है भरण पोषण से संबंधित कानूनी प्रावधान। जिस परिवार के अंदर या जिस समाज के अंदर महिला के साथ अत्याचार होता है, ऐसे समाज में जब महिलाएं अपने आप को दूर करना चाहती हैं, जब महिलाएं अपना पीछा छुड़ाना चाहती हैं, या महिलाएं का यूँ कहें कि उस संकट के क्षणों से, उस संकट के परिवार से, उस परेशानी के संसार से जब दूर कहीं अपना शांतिमय जीवन यापन करना चाहती है, ऐसी स्थिति में उसके लिए राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने या माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ऐसे कौन से प्रावधान किए हैं जिससे कि उसे गुजारा भत्ता भरण पोषण हो सकता है। और नंबर 8 है भाई भारतीय दंड संहिताओं के अंतर्गत महिलाओं को अपराध से संरक्षण के लिए दिए गए मुख्य प्रावधान, यानी कि IPC इंडियन पिनल कोड के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं ताकि महिलाओं को अपराध से संरक्षण मिल सकता है। ये कौन कौन से हैं, इन सब पर हम अब डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है दहेज
यानी कि दहेज क्या है, व्हाट इज डाउरी, जिसको इंग्लिश में डाउरी कहते हैं। दहेज क्या होता है दोस्तों? दहेज जिसको एक संपत्ति या मूल्यवान वस्तु माना जाता है, यद्यपि भगवान के घर ऐसा कहा जाता है, या हमारे समाज में ईश्वर अल्लाह या रब या भगवान यीशु मसीह के दरबार में ऐसा कहा जाता है कि दहेज कुछ नहीं है, इंसान है जो कागज़ का पुतला है, नाशवान है। लेकिन फिर भी समाज के अंदर ये एक बहुत दुर्भावना जन्म ले चुकी है कि इस दहेज को बहुत ही मूल्यवान और बहुमूल्य वस्तु माना जाता है। साथ ही साथ इसमें या तो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को कुछ दिया जाता है, या दूसरे पक्ष के द्वारा पहले पक्ष से कुछ लिया जाता है, यानी कि वर या वधू पक्ष के द्वारा, दोनों के द्वारा किसी प्रकार से धन या मूल्यवान सामग्री की प्राप्ति करना ही दहेज कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन दहेज को हमारे कानून के द्वारा प्रतिषेध किया गया है, उसको रोका गया है। इसके लिए दहेज लेना और दहेज देना दोनों के लिए प्रतिषेध अधिनियम लाया गया सन 1961 में। ये एक दंडनीय अपराध है, एक बहुत ही कानूनन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि ना तो दहेज लेना है ना दहेज देना है। इस प्रकार से जैसा कि आप इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से शादी के समय आप सहज रूप से देख सकते हैं कि बेटी का बाप बेटे के बाप के पैरों में पड़ा हुआ है और बेचारा इस बात की भीख मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। लेकिन आप तेवर देख सकते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या दहेज जैसा दानव आज समाज से मिट नहीं सकता। इस कानून के अनुसार, जो दहेज को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है, इसके अनुसार दहेज मांगना, दहेज लेना देना या जो भी स्थिति होती है, या दहेज के लिए विज्ञापन या इश्तेहार देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें दंडनीय अपराध घोषित की गई हैं। और ये सारे अपराध जो हैं ये संज्ञेय हैं, यानी बहुत गंभीर हैं। थाने में शिकायत होने पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस मामले की जांच कर सकती है और दहेज को प्रतिषेध कर सकती है। विवाह के समय माता पिता, सगे संबंधी यानी किसी के द्वारा उपहार यद्यपि दिया जा सकता है, उपहार को यहाँ पर दहेज नहीं माना गया है। इस अधिनियम के तहत मुख्य प्रावधान देख सकते हैं आप। दहेज एक गैर जमानती अपराध है, एक नॉन बेलेबल ये अपराध है, क्राइम है। इसमें आपकी कोई बेल नहीं होगी। अगर आपने दहेज लिया है या आपने किसी को मजबूर किया है तो इसमें आपकी बेल नहीं होगी। यानी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही पुलिस आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। जैसा कि आप यहाँ पर इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर महिला के साथ उसका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दहेज अपराध निवारण अधिनियम के तहत अपराध आपसी समझौते से नहीं निपटाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कंकर्ड नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। अपराध के आरोपी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सिद्ध करे कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया गया है और उससे ये सवाल जवाब किए जाएंगे। साथ ही साथ जो महिला अपने शादी के समय अपने पिता के घर से जो सामान लेके आती है उसे स्त्री धन माना जाता है, वह स्त्री को दिया जाता है, ना कि बेटे को दिया जाता है। बेटे को सिर्फ जीवन चलाने के लिए उसके हाथ में एक पिता अपनी बेटी का हाथ सौंपता है, वह उसके आधार से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। विवाह के समय उपहार संपत्ति विवाह के 3 महीने के भीतर वधू को दे देनी चाहिए। और ये खास बात है कि जब विवाह होता है, जो संपत्ति एक बेटी को अपना पिता देता है वह अपनी माँ और बाप के घर से जो लेके आती है वह उसे 3 महीने के भीतर मिल जानी चाहिए। ये कानून बात इस कानून में लिखी गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली दहेज उत्पीड़ित महिला, यानी कि जो बीपीएल की महिला है, अगर किसी महिला की शादी हुई और बीपीएल परिवार में उसकी शादी हुई है तो उसके द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और कोर्ट में केस चल रहा हो तो केस की पैरवी हेतु सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि जिला परिवीक्षा दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मान लीजिए किसी गरीब बाप की बेटी की शादी किसी गरीब परिवार में होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस महिला के पास मुकदमा लड़ने के लिए या दहेज के कानून के संबंध में अपने आप को सही साबित करने के लिए और दहेज के खिलाफ लड़ने के लिए अगर पैसा नहीं है तो ये मदद जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी एक पद होता है, उसके द्वारा राज्य सरकार के बजट के द्वारा सहायता की जाती है। और इस प्रकार की जो निर्धारित धनराशि होती है वह आर्थिक सहायता के रूप में जिला परिवीक्षा दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम दहेज निवारण अधिनियम के तहत कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं और ये जो दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं इसमें जो कृत्य है उसके साथ सज़ा नियत की गई है कि कौन सा ऐसा गलत काम है जिसको करने पर कौन सी ऐसी सज़ा उसको मिलेगी। दहेज लेना या देना या उकसाने के एवज में 5 वर्ष की सज़ा तथा 15,000 रुपये तक का जुर्माना। दहेज लेना या देने के लिए अगर आप किसी को उकसा रहे हैं समाज के अंदर तो आपको 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, साथ ही साथ 15,000 रुपये का जुर्माना या दहेज का मूल्य जो भी अधिक हो वो आपके ऊपर थोपा जाएगा। किसी भी प्रकार के दहेज की अगर आपने मांग की है, दूसरा आपका कृत्य ये होगा जिसमें 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। अगर आपने दहेज की मांग की तो आपको अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ 10,000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा।
दहेज मृत्यु, मान लीजिए किसी महिला की दहेज मांगने के एवज में हत्या कर दी गई है या उसकी मृत्यु हो गई है या वो मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती हुई एक दिन अगर वह मर जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इन भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनों में किया गया है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स, जिसका मैंने आपको डिटेल में वहाँ पर इस ग्राफिक्स में समझा दिया है कि किन किन चीज़ों से आपको दहेज से परहेज करना है, यानी कि दहेज से आपको परहेज करना ही है, साथ में जो कानून तय किए गए हैं उनसे आपको डरना है। ये इसके बारे में समझाया गया है यहाँ पर, जिसमें सारी डिटेल उस ग्राफिक्स के अनुसार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने दहेज मांगा था उसमें दूल्हे का पिता और दूल्हा दोनों को पुलिस अधिकारी थाने लेकर जा रहे हैं। तो ये बात तय है कि हमें समाज के अंदर दहेज जैसे दानों को ना तो प्रोत्साहित करना चाहिए और ना ही इसे अपनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर असाधारण मौत हो जाती है, महिला की शादी होती है और 7 साल के भीतर अगर उसकी असाधारण मौत हो गई, जैसे जलकर या फांसी लगाकर या फिर आत्महत्या करके, और मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए तंग किया गया हो, जब उसकी मौत हुई है अगर उससे पहले उसे दहेज के लिए तंग किया गया है, तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसे डाउरी डेथ माना जाएगा, डीडी माना जाएगा। तो इसके ऊपर धारा 304 है, इसके ऊपर एक सेक्शन इंप्लीमेंट किया गया है आईपीसी इंडियन पीनल कोड में, जिसे नाम दिया गया है धारा ख। क्या नाम दिया गया है? धारा ख, भारतीय दंड संहिता 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 में ये नियत किया गया है। ये दहेज की रिपोर्ट लिखाने की या मुकदमा चलाने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट जल्द से जल्द लिखवानी चाहिए। अगर किसी ने दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, तो उसकी तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। तहसील, जिला, राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से निशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि दहेज के एवज में अगर आप किसी से कानूनी सहायता लेते हैं तो कोई भी आपको इससे डिबार नहीं करेगा, आपको इसके लिए बाध्य नहीं करेगा, आपको इसके लिए रोकेगा नहीं। अब अगर किसी को दहेज के संबंध में शिकायत करनी है तो वो कहाँ करे? अपने नज़दीकी थाने से आप शिकायत कर सकते हैं। आप किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार या एसडीएम के पास भी इसकी लिखित शिकायत दे सकते हैं। साथ ही साथ राज्य अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग से आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी इस बात की शिकायत करें तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से किसी से भी स्वयं, माता पिता तथा अन्य किसी रिश्तेदार के द्वारा समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हमारे समाज के अंदर समाज के उत्थान के लिए विभिन्न एनजीओज का आप जानते हैं कि गठन किया गया है। विभिन्न एनजीओज कार्यरत हैं। ये एनजीओ जो होते हैं समाज के अंदर समाज के उत्थान के लिए कार्यरत होते हैं। इनके माध्यम से भी आप दहेज की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इसके लिए तय किया गया है। जो समाधान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है उसके लिए ये है भाई, जो नंबर बताया गया है 1800-180-5220, जिसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं। वुमेन पावर लाइन, इसके लिए 1090 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पुलिस जो 100 नंबर नियत है उसके ऊपर आप कॉल करेंगे, पुलिस आपकी तुरंत मदद करेगी। और अगर आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना है कि दहेज क्या है, उसके निवारण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इन पर परिचर्चा की है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से संरक्षण। हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर एक और अत्याचार होता है, वह है घर परिवार में, आंगन में, वह होता है जिसे कहते हैं हम घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा क्या होती है ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि परिवार में महिला के साथ शारीरिक, आर्थिक या मानसिक दुर्व्यवहार जब किया जाता है, महिला को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से जब परेशान किया जाता है या यौनिक हिंसा की जाती है, उसके साथ दुराचार किया जाता है, तो इसे हम घरेलू हिंसा की परिधि में शामिल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शारीरिक रूप से यहाँ पे महिला को पीटा जा रहा है, ये घरेलू हिंसा है। वहीं आर्थिक रूप से आप जान रहे हैं कि कोई शराबी पति हो या कोई ऐसा इस प्रकार का उच्चक्का पति हो जो अपनी पत्नी के धन को लेकर जाए, तो ये भी घरेलू हिंसा होती है, आर्थिक हिंसा। वहीं मानसिक रूप से बार बार किसी महिला को ये कहा जाए कि तू अपने मायके चली जाए, वह मानसिक हिंसा होती है। यौनिक दुराचार आप यहाँ पर इस ग्राफिक में देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसा करना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आप देख रहे हैं इन ग्राफिक्स में जो भी कुकृत्य किए जा रहे हैं, ये सभी कुकृत्य महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा से इसके तहत इनको पनिशेबल एक्ट, पनिशेबल क्राइम माना गया है, इनको दंडनीय अपराध माना गया है।
अगर इस प्रकार की घटना किसी महिला, किसी बेटी अथवा किसी पत्नी के साथ होती है तो ऐसी सूरत में वह सुरक्षा का आदेश पाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और इसके लिए उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। और जो ये प्रार्थना पत्र महिला घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए पेश करेगी, इसके तहत वह भरण पोषण पाने की हकदार होगी। और इस भरण पोषण के तहत एक तो उसका वह खुद महिला इसकी हकदार होगी, दूसरा जो उसके बच्चे होंगे वो भी इसके हकदार होंगे। वो भी क्या होंगे भाई? वो भी इसके हकदार होंगे। नेक्स्ट है भाई, भरण पोषण किस व्यक्ति से मांगा जा सकता है? नंबर 1, भरण पोषण के हकदार कौन है? एक तो महिला और उसके जितने बच्चे होंगे वो, क्योंकि महिलाओं का बच्चों से सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, चूंकि वे उनको जन्म देती हैं। इसलिए माननीय अदालत भी ये मानती है कि बच्चे हैं जो अपनी माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। भरण पोषण किस व्यक्ति से मांगा जा सकता है? वयस्क पुरुष जिसके साथ पीड़ित महिला घर में रह रही हो या रहती थी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ महिला अपना जीवन गुजर बसर करती है, उसके साथ में वह अपना भरण पोषण मांग सकती है। इस अधिनियम के क्या प्रावधान किए गए हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम बनाया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम बनाया गया, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इसके तहत नंबर 1 है, संरक्षण अधिकारी से अधिनियम के तहत मिलने वाली सहायता व राहत की जानकारी प्राप्त कर सकती है, कि जो नियत अधिकारी किए गए हैं, अथॉरिटीज बनाई गई हैं, उनसे वह जानकारी प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष वह आवेदन कर सकती है कि उसे घरेलू हिंसा में परेशान किया गया है, इस हेतु संरक्षण हेतु आदेश धारा 18 तय की गई है। साझा घर में निवास करने हेतु आदेश धारा 19 के तहत दिया जा सकता है, कि कोई व्यक्ति किसी महिला को परेशान करता है परिवार में, तो महिला उस परिवार में धारा 19 के तहत अलग से रहने के लिए उसके लिए कानूनी प्रावधान है। वहीं आर्थिक सहायता धारा 20 के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। अभिरक्षा का आदेश, महिला को किसी प्रकार का जान से मारने का खतरा ना हो, इसके लिए धारा 21 के तहत इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है। वहीं महिला को मुआवजा और हर्जाना देने का आदेश धारा 22 के तहत दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा की शिकायत घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इसे कौन सी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पीड़ित महिला जो होती है, बीच बीच में जो ये लाइनें छोड़ रहा हूँ मैं, इसके लिए आपसे आगाह करूँगा कि आप इनको खुद पढ़ लें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। उनसे बाहर कुछ भी आपके किसी भी परीक्षा में या किसी भी निबंध में नहीं जाएगा, वह चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो। पीड़ित महिला को स्त्री धन, आभूषण, कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुएं अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है उसके पास जितना भी धन, कपड़े अथवा अन्य जो कीमती सामान होता है वह उसे अपने कब्जे में ले सकती है। ये इस कानून में प्रावधान किया गया है। अब इस अधिनियम के तहत कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। घरेलू हिंसा से एक महिला अपना कैसे बचाव करेगी, इसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। पहला प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ परेशानी का सबब बनता है, उसे परेशान करता है या स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास सुनाने और सजा पाने की दंड दिया गया है। वहीं कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन अगर नहीं करता है महिला के साथ अपराध करने के बावजूद, तो उसे 1 वर्ष की अवधि का कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों का दंड दिया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो भी दंड में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, शिकायतकर्ता को न्यायालय आदेश की निःशुल्क प्रतियां प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिस महिला ने शिकायत की है उसे न्यायालय का ये कर्तव्य नियत किया गया है या न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि इस महिला को निःशुल्क उसकी कॉपी प्रदान की जाए। मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय के अंदर अपील की जा सकती है। ये ध्यान रहे, 30 दिन के भीतर आपको सेशन न्यायालय के अंदर अपील करनी ही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से महिला को परेशान किया गया है, ये इन 4 ग्राफिक्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन ग्राफिक्स में महिला को परेशान किया गया है। और परेशान करने वाला व्यक्ति जिसको महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के साथ सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब महिलाओं के साथ जब घरेलू हिंसा होती है तो वो शिकायत कहाँ करें, सबसे बड़ा सवाल है। महिला अपने संरक्षण अधिकारी को शिकायत कर सकती है। जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी होती हैं, पुलिस थाने होते हैं, वहाँ पर वह अधिकारी को शिकायत कर सकती है। किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वह शिकायत कर सकती है। जिला न्यायालय में जाकर वह अपील कर सकती है, अथवा किसी गैर सरकारी संगठन NGOज को भी वह शिकायत कर सकती है। वहीं उपनिदेशक महिला और बाल विकास का जो CDPO नाम का अधिकारी होता है उसके पास वह जाकर अधिकारी को शिकायत कर सकती है। साथ ही साथ महिलाओं को इस प्रकार के कृत्यों से बचाने के लिए कुछ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर नियत किए गए हैं जिनकी सहायता ली जा सकती है। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, जानकारी की है मुझे तलाश। महिला को अगर सही से समय रहते कोई जानकारी मिल जाए तो ये नियत है कि महिला किसी भी मुकाम को पा सकती है।
नंबर तीसरा है भाई जो महिलाओं से संबंधित है, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण। हमारी महिलाएं जो होती हैं, जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में, जो हमारी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में जुड़ी होती है, कठिन परिश्रम करने जाती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते हैं। वे कौन से अत्याचार हैं यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें जो यौन या लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी इसको माना जाता है, और इसमें जो अपराध नियत किए गए हैं शारीरिक संपर्क करना या ऐसा प्रयास करना, अश्लील टिप्पणी करना या फब्तियाँ बोलना, अश्लील चित्र बोलना दिखाना या यौन संबंधित मांग करना। इस प्रकार से ये सभी यौन या लैंगिक उत्पीड़न के तहत अपराध माने गए हैं। क्या माने गए हैं भाई? अपराध माने गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से महिला काम कर रही है, इस आदमी का देखने का जो तरीका है ये यौन उत्पीड़न की ओर अग्रसर है। अशोभनीय आचरण करना, अगर किसी महिला के साथ अशोभनीय आचरण किया जाता है वह भी लैंगिक अपराध माना गया है। काम वासना की संतुष्टि का प्रयास करना, अगर किसी महिला को मजबूरन काम वासना की ओर प्रशस्त किया जाता है तो वह भी इस प्रकार का अपराध माना गया है। उपयुक्त जो कृत्य हैं, इस प्रकार के जो अपराध हैं, किसी भी स्थान पर यदि घटित होते हैं तो इसके लिए महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये ऐसा कानून लाया गया महिलाओं के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष का मतलब होता है भरण करना। ये सब कार्यस्थल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे कार्यस्थल में महिलाएं जहां काम करने जाती हैं वहां पर किस किस चीज़ को शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, वहां पर कोई भी कार्य संस्था हो, निर्माण स्थल हो, कोई फैक्ट्री, शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे काम चल रहा है, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम, मनोरंजन के संस्थान, आज ही सभी स्थानों पर इन सबको क्या माना गया है? कार्यस्थल माना गया है। ये यहाँ पे ग्राफिक बनाया गया है, कार्यस्थल कौन कौन से होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पीड़िता कौन होगी ये भी यहाँ पे बताया गया है कि पीड़िता कौन सी महिला होगी, वह कौन सी महिला है जिसे पीड़िता काउंट किया जाए। उत्पीड़ित महिला कोई घरेलू कर्मचारी हो सकती है, नंबर 1। कोई भी घरेलू महिला जो कर्मचारी है वह हो सकती है। कोई भी महिला जो कार्यस्थल पर आती है वह भी इसका शिकार हो सकती है। तीसरा, कोई महिला कर्मचारी इसका शिकार हो सकती है। घरेलू कामगार वह महिला जो किसी घर में घरेलू कार्य करने के लिए नियुक्त होती है, ठीक है, तथा पारिश्रमिक के रूप में नकद रुपये या अन्य वस्तुएं लेती है, चाहे वह सीधी किसी एजेंसी के द्वारा नियुक्त हो। ये सब घरेलू कामगार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? घरेलू नौकर या घरेलू कामगार। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? वो जिनके तहत प्रत्येक अपराध, अगर कोई अपराध किया जाता है घरेलू कामगारों के साथ, वो असंज्ञेय होगा। कैसा होगा? असंज्ञेय होगा। ऐसा कोई कार्यस्थल जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। कितने कर्मचारी कार्यरत हों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई स्थान जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और वहां के प्रबंधन द्वारा एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की जाती है जिसकी अध्यक्ष महिला ही होगी। कौन होगी? महिला। और महिला अपनी समस्या की चर्चा क्योंकि उससे कर सकती है। समिति शिकायत प्राप्त होने के 3 माह के भीतर अपनी छानबीन पूरी कर रिपोर्ट देगी। 2 माह के अंदर कार्रवाई की जानी होगी और शिकायत समिति की अनुशंसा द्वारा उत्पीड़क के स्थानांतरण का अधिकार होगा, यानी कि उसका स्थानांतरण किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिंसा की जा रही है। यदि कोई प्रबंधन शिकायत समिति का गठन नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। कितना जुर्माना हो सकता है? उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आप निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू कर्मचारी से शिकायत मिलने पर यदि स्थानीय कमेटी को शिकायत सही लगती है तो आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 50 के तहत पुलिस केस दर्ज करने के लिए उसे भेज सकती है। शिकायत एवं जांच प्रक्रिया को सार्वजनिक करना या उसके बारे में प्रेस को किसी रूप में सूचित करना पूरी तरीके से गैर कानूनी होता है। कैसा होता है भाई? गैर कानूनी होता है। शिकायत, अब सवाल है शिकायत कौन दर्ज कराएगा, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है। शिकायत कब तक दर्ज कराई जा सकती है? 3 महीने तक पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, इसके बाद में वह नकारा कर दी जाएगी। इसके तहत कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। ये दंडात्मक प्रावधान है, 50,000 रुपये तक का जुर्माना है, ठीक है। दोबारा किए जाने पर उसे दोगुने जुर्माने से दंडित किया जाएगा। शिकायत किससे और कहां करे ये यहाँ पे बताया गया है। आप नोडल अधिकारी के माध्यम से स्थानीय कमेटी को जांच के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक तैयार किया गया है फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पे टोल फ्री नंबर आपको बताए गए हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे अनमोल वचन है कि विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। एक पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ना या उड़ान भरना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है स्त्री का अश्लील चित्रण करना। स्त्री का अश्लील चित्रण करना, स्त्री जो होती है बेचारी, उसका अश्लील चित्रण जब किया जाता है
तो वह अपने आप से बहुत दो चार होती है और मानसिक रूप से बड़े पैमाने पर कुंठित हो जाती है। अश्लील चित्रण क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसकी लज्जा भंग हो सकती है, साथ ही साथ नैतिक उसका जो चरित्र होता है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में गाहे बगाहे बयान दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप इस चित्रहार में देख रहे हैं, ये चीज़ को वो प्रदर्शित करता है कि इसमें महिला का अश्लील चित्रण किया जा रहा है। किसी महिला के आकृति, रूप, शरीर या उसके किसी भाग का वर्णन करना, चित्रण करना, उसको लेकर फप्तियाँ कसना आदि सब, या जिससे कि उसका चरित्र कलंकित हो, ये सब दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अपदूषण और नैतिकता की हानि होने की संभावना होती है। ये सब अश्लील चित्रण की परिधि में, उसके दायरे में आते हैं। अगर अश्लील चित्रण किसी महिला का किया जाता है तो इसके लिए स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हैं, और वो दंडात्मक प्रावधान क्या हैं जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना लगा जाएगा। अगर आपने पहले बार अश्लील चित्रण किया है तो आपको कम से कम 2 वर्ष तक की अवधि का तो जेल दी जाएगी, साथ ही साथ 2000 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगा जाएगा। अगर आपने दोबारा पुनरावृत्ति की तो न्यूनतम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास होगा, और फिर न्यूनतम 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पे किया जाएगा। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार का कुकृत्य ना करें। शिकायत जो यहाँ पर बताई गई है, आप कहाँ शिकायत करेंगे? शिकायत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। नीचे बताए गए इन स्थानों पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पर नियत किए गए हैं। नेक्स्ट है भाई अवैध देह व्यापार की, जो इलीगल जो देह व्यापार होता है वह जो होता है वह कितना अनैतिक है आप यहाँ पर समझेंगे। व्यक्ति का दुर्व्यापार, इमोरल ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, इमोरल अनैतिक, और दुर्व्यवहार या व्यापार जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्ति का दुर्व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष बच्चों की खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यापार इमोरल ट्रैफिकिंग की श्रेणी में आता है। ऐसा करना अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके लिए कानून बनाया गया है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसके तहत ये दंडनीय अपराध संज्ञान में लाया गया। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ पर अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित स्त्री पुरुष एवं बच्चे संरक्षण, सुधार तथा पुनर्वास के अधिकारी होते हैं। अगर किसी महिला के साथ, अगर किसी पुरुष के साथ, किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है तो उनको सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, उनमें सुधार के लिए उन्हें कहीं भेजा जाएगा, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। ठीक है। इस अधिनियम के तहत कुछ कुकृत्य जो किए जाते हैं उनके एवज में उन पर सजा का प्रावधान जो किया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी सजा उन पर लागू हो सकती है। पहला, ऐसा व्यक्ति जो वेश्यालय का संचालन या प्रबंधन करता है, प्रथम दोष सिद्धि पर उसे 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना उस पर किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने परिसर को वेश्यावृत्ति हेतु इस्तेमाल करने देता है तो उसे 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों होंगे। नेक्स्ट है 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो ज्ञात रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति हो वह ज्ञात रूप से वेश्यावृत्ति की आय पर निर्वाह करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष तक की से सजा होगी। उपर्युक्त कृत्य में वेश्यावृत्ति करने वाली नाबालिग अगर कोई है तो उसे 7 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। इसी प्रकार से नीचे और प्रावधान किए गए हैं जिनको आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बेहद उपयोगी और ज़रूरी हैं। आप कौन से अधिकारी को शिकायत करेंगे? महिलाओं के संबंध में जब महिला के साथ यौन दुराचार की स्थिति आती है तो वह शिकायत कहाँ करे, तो शिकायत के लिए यहाँ पे बताया गया है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर यहाँ पे बताए गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भाई भ्रूण लिंग की जांच एवं भ्रूण हत्या की, जो मैंने आपके इसके बारे में बहुत पहले जब शुरुआत की थी तो बहुत अच्छे से आपको बताया था कि भ्रूण लिंग परीक्षण या भ्रूण जांच क्या है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज भी कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, कुरीतियां हैं जिनके आधार पर कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। समाज में बालिका का जन्म लेना अभिशाप माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर विशद समस्या है जिसका निराकरण होना जरूरी है। भ्रूण हत्या आखिरकार होती क्या है? गर्भ में जो शिशु पलता रहता है उसके लिंग की जांच जब आप करवाएंगे या आप करवाना चाहते हैं तो शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना, ये भ्रूण हत्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये भ्रूण की हत्या कहलाता है और ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जैसी तकनीकों का जब प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो भ्रूण के स्वास्थ्य को जांचने के लिए अगर ये किया जाए तो फिर इसको समझ लीजिए दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करवाता है उसे गर्भधारण पूर्व
पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत दंडनीय अपराध। गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य व्यक्ति दंडनीय होंगे, जिम्मेदार होंगे। अब कौन कौन से ऐसे कृत्य हैं या कौन से व्यक्ति हैं जो इसके तहत जिम्मेदार होंगे? भ्रूण लिंग की जांच करवाने वाला, ठीक है, साथ ही साथ लिंग परीक्षण करवाने वाले के साथ करने वाला, इसमें उकसाने वाला, परिवार का वो सदस्य जो इसमें सहयोग करता है, और साथ ही साथ महिला का पति अगर वह उसे परेशान करता है, वे लोग जो इस तकनीक में शामिल होते हैं, जो जांच करते हैं, वह डॉक्टर जो इसके साथ में इन्वॉल्व होता है, वह साथ ही साथ उसका समस्त स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए इसमें इन लोगों को दंडित किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जुर्म संज्ञेय और गैर जमानती है। ये कानून है, इसमें कोई बेल नहीं होगी। इसलिए ध्यान रहे कि ऐसा कुकृत्य ना किया जाए और ना ही इसमें कोई बार्गेनिंग, समझौतावादी या सौदेबाजी होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान है जिसमें है कि भ्रूण की जांच करना या कराना कानूनन अपराध तय किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 साल की आपको जेल की जा सकती है। साथ ही साथ आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। दोबारा अगर आपने ऐसा किया तो आपको 5 साल की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। इसी प्रकार से अन्य कानूनी प्रावधान आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इनको पढ़ना होगा। ये भी यहाँ पर तय किए गए हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कभी इस प्रकार का कार्य ना करें और ना ही ऐसे कार्यों में कभी इन्वॉल्व हों। अब जब आपको भ्रूण लिंग से संबंधित कोई शिकायत करनी है, परीक्षण से संबंधित, तो आप कहाँ करेंगे? ये आप ध्यान रहे कि इसके लिए आप सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सक्षम अधिकारी हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो CMO होता है, उसके पास में आप शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ उपमंडल स्तर पर आप उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी CMO को आप शिकायत करेंगे। 15 दिनों के अगर कोई अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करता है 15 दिन तक, तो आप उस क्षेत्र के न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि वहाँ के जज के पास में, उस क्षेत्र में जो जज बैठते हैं उनके पास शिकायत कर सकते हैं, या अपने जिलाधिकारी से, DM से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जिला कलेक्टर से शिकायत करेंगे। साथ ही साथ इन टोल फ्री नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा अनमोल वचन कहा गया है, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के दिल दिमाग को साफ करने के लिए, दुल्हन न अगर दुनिया में दुल्हा कुंवारा जाएगा, क्या होगा इस दुनिया का, कौन मानव वंश चलाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करवानी चाहिए और ना ही इसके लिए किसी को उकसाना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, भरण पोषण से संबंधित कानूनी प्रावधान। महिला किस स्थिति में भरण पोषण की हकदार होती है, कब उसे भरण पोषण मिल सकता है, ये यहाँ पे डिटेल दी गई है। भरण पोषण आखिरकार है क्या, इसको जान लेते हैं। देखिए, पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित पुत्री, वृद्ध माता पिता, विधवा बहू, जिनका कोई अपना भरण पोषण का सहारा नहीं है, इनमें से अगर किसी का भरण पोषण का सहारा कुछ नहीं है तो उनको भरण पोषण हेतु भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा उपचार का विभिन्न कानूनों द्वारा हक और संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कानूनी रूप से की जाएगी और इसके लिए कुछ कानून नियत किए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत भरण पोषण की प्राप्ति की जा सकती है। IPC CRPC की जो धारा है हमारी 125 CRPC, उसके अंतर्गत आप इसकी मांग कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदू दत्तक भरण पोषण कानून 1950 की धारा 18 से 23 तक आप इसके लिए मांग कर सकते हैं, अपना हक जता सकते हैं। हिंदू विवाह कानून 1955 की धारा 24 और 25, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2005, इसके तहत भी आप मांग कर सकते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण और कल्याण हेतु जो कानून की व्यवस्था की गई है सन 2007 में, उसके तहत भी आप इसकी मांग कर सकेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC धारा 125 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। CRPC के कौन कौन से प्रावधान हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि इस कानून के तहत दावा करने हेतु अधिकृत व्यक्ति जिसको भरण पोषण चाहिए, उसमें ये लोग हैं जो पात्र होंगे। साथ ही साथ जिनका भरण पोषण के लिए दावा किया जा सकता है, व्यक्ति जिनसे भरण पोषण का दावा किया जा सकता है, आप जिनसे भरण पोषण मांग सकते हैं, उसमें पति हो सकता है, पिता हो सकता है, अविवाहित पुत्री पिता से कर सकती है, मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग जो बच्चे हैं वो पिता पर कर सकते हैं, और वहीं माता पिता जो आर्थिक तौर पर असमर्थ हैं, वे किसके खिलाफ करेंगे, अपने पुत्र के खिलाफ भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। धारा 125 CRPC की जो है भरण पोषण की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है समाज में कि आप CRPC की धारा CRPC की धारा 125 को समझ लें। इसके अंतर्गत भरण पोषण मांगने के लिए शिकायत किससे और कहाँ करेंगे, ये ध्यान दीजिए। इसके लिए आप शिकायत करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है,
जुडिशियल पर्सन, उसके पास में आप ये शिकायत करेंगे, या पारिवारिक न्यायालय में जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर आप शिकायत करेंगे जिस क्षेत्र का वह व्यक्ति हो जिसके खिलाफ शिकायत की जानी है। ठीक है। इसके साथ साथ हिंदू दत्तक भरण पोषण कानून 1950 की धारा 18 से 23 के मुख्य प्रावधान ये किए गए हैं कि पत्नी धारा 18 में पति से अपना भरण पोषण मांग सकती है, विधवा बहू धारा 19 में ससुर से मांग सकती है। इसी प्रकार से अन्य लोग अपने समकक्ष अपने सामने जो इस ग्राफिक में समझाए गए हैं उनसे भरण पोषण या अपना गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। इस कानून के तहत आप जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के होते हैं उनके पास पारिवारिक न्यायालय की अदालत में मामला दाखिल करा सकते हैं, अपना जो मुकदमा है लिटिगेशन है वो दायर कर सकते हैं। हिंदू विवाह कानून 1955 की धारा के प्रावधान ये हैं जिनके तहत पति और पत्नी जो दावा कर सकते हैं, पति है जो पत्नी से कर सकता है, पत्नी है जो पति से कर सकती है। ये ध्यान रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन महिलाएं अपने पति से भरण पोषण का दावा करती हैं, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के तहत एक पति है जो अपनी पत्नी से भरण पोषण का दावा कर सकता है। इसके लिए उससे शिकायत जो करनी होगी वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या पारिवारिक न्यायालय में करनी होगी, जहां या जिस क्षेत्र में विवाह हुआ था, प्रतिवादी जहां रहता है या जहां पत्नी याचिका करता है, वहां पर आप इसके लिए आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण कानून 2005 की धारा 20 के मुख्य प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देख लें और समझ लें कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से जब संरक्षण दिया गया सन 2005 की धारा 20 के तहत सेक्शन 20 में, तो उसमें क्या क्या बताया गया। इसके तहत क्या कहा गया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला और उसके बच्चे इसके लिए शिकायत करेंगे, कानूनन रूप से वे रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इसमें क्या होगा, प्रतिवादी वयस्क पुरुष जिसके साथ पीड़ित महिला सहभागी घर में रही है या रहती थी, उसके खिलाफ ये भरण पोषण का दावा किया जा सकता है, उसके खिलाफ ये भरण पोषण का दावा किया जा सकेगा। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको अभी क्लियर की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समाज में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हमारा समाज है जिसमें हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो हमारी वैदिक सभ्यता के जो संस्कार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मानवों के अंदर नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, मानव बिल्कुल निर्मम हो गया है। ऐसी स्थिति में आप आमतौर पर ऐसी चीज़ें हमारे समाज में देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं कि कोई बेटा या बेटी के द्वारा अपने माता पिता को या किसी बहू के द्वारा अपने सास अथवा ससुर के साथ दुराचार किया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का निर्माण किया गया है, जिसके प्रावधान नीचे दिए गए हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिक इसके तहत दावा कर सकते हैं। और वरिष्ठ नागरिक कौन कौन से होते हैं, माता पिता या दादा दादी आपके भरण पोषण का दावा करेंगे। ये किससे करेंगे, वादी के एक या एक से अधिक बच्चा जो नाबालिग नहीं है, ठीक है ना। तो जो नाबालिग नहीं है उसके खिलाफ आप दावा कर सकते हैं कि भाई मुझे माननीय न्यायालय मुझे इससे मेरी संतान से भरण पोषण करवाए, इससे मुझे निर्धारित राशि जीवन गुजर बसर करने के लिए मिले। नेक्स्ट, निसंतान वरिष्ठ नागरिक, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई संतान नहीं है, ये उस रिश्तेदार से जो नाबालिग नहीं होना चाहिए उससे मांग करेंगे जिसके कब्जे में इस वादी की वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति हो और जो वादी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, वह उसके खिलाफ भी जाकर न्यायालय में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका आपसे संपर्क नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति का अधिकारी होगा, उसके खिलाफ भी आप माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के अपना संरक्षण हेतु दावा कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण हेतु दी जाने वाली धनराशि क्या है। इस कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम भरण पोषण की राशि 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी। यानी कि किसी भी वृद्ध महिला या पुरुष को भरण पोषण के तहत कुल मिलाकर के 10,000 रुपये तक की सहायता या 10,000 रुपये तक का भरण पोषण जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है वह व्यक्ति या वह महिला प्रदान करेगी। अब भरण पोषण के लिए शिकायत किससे करें और कैसे करें, ये देख लीजिए। भरण पोषण अधिकरण धारा 7 के अंतर्गत गठित की गई है, जिसका अध्यक्ष परगना मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ का मजिस्ट्रेट होता है, जहाँ पर आप भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं, जिस उपखंड या जिस तालुका या तहसील के आप निवासी हैं। तथा साथ ही साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होता है, उससे आप शिकायत अवश्य रूप से करें ताकि आपका उत्थान हो, आपको संरक्षण मिले।
यदि कोई आदमी भरण पोषण के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है। अगर किसी के खिलाफ ये मुकदमा किया गया है और अगर वो इसके खिलाफ है कि वह इससे संतुष्ट नहीं है तो वह माननीय सेशन कोर्ट के अंदर इसके पुनरीक्षण रिव्यू के लिए अपनी पिटीशन दायर कर सकता है। ये यहाँ पे टोल फ्री नंबर ये आपकी सहायता के लिए बताए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत CRPC जो हमारी है कानूनन, उसके तहत महिलाओं को अपराध से संरक्षण देने वाले प्रावधान इस पूरे पैरा के अंदर नियत किए गए हैं। ये पूरा ग्राफिक बनाया गया है, इसको आप अच्छे से समझ लें, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए यहाँ पे पूरा हमने तैयार किया है आपके लिए एक बड़ा ग्राफिक जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ जो किए जाते हैं या समाज में बूढ़े माता पिता के साथ किए जाते हैं, उनके खिलाफ कौन कौन सी CRPC की धाराएं अपराध के रूप में संज्ञान में लाई जाएंगी और कितना कारावास होगा या कितनी सज़ा होगी और कितना उसे जुर्माना होगा, ये सब इसमें बताया गया है। इसलिए मैं आप सबसे पर्सनली व्यक्तिशः आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से इनको अवश्य रूप से पढ़ लेवें और याद कर लेवें, क्योंकि दिन में जब भी आप कहीं हों या अपने स्टडी रूम में हों वहाँ पर आप इनको कानूनन रूप से सीखने के लिए आप अपने कमरे के अंदर चिपका सकते हैं। इसका जब आपको ये PDF मिल जाएगी उस समय आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको यूज कर सकते हैं। डे बाय डे अगर आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में हमने महिलाओं से संबंधित तमाम प्रकार के अपराध, उनसे संबंधित जितने भी निदान और निराकरण के जो उपाय सुझाए गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, राज्य सरकार और माननीय संघ सरकार के द्वारा जो कार्य बताए गए हैं, जो कानून तय किए गए हैं, कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उन सभी की चर्चा की है। आशा है आपसे कि आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसे अपने व्यवहार में लेके आएंगे। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हैव ए गुड। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम समीक्षा करेंगे भारत में बाल अपराधों की, भारत के विभिन्न राज्यों में बढ़ते हुए बाल अपराध, नाबालिग अपराधों की तथा उससे जुड़ी हुई समस्याओं की, उसके कारणों की, उसके निदान की, राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर लाए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में, तथा साथ ही साथ हम ये भी समीक्षा करेंगे कि क्या बाल अपराधों को वास्तव में एक निरंतर प्रयास के द्वारा रोका जा सकता है। इसकी समीक्षा आज हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार बाल अपराध क्यों होते हैं। हमारा समाज जो है इसमें व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से दोनों ही तरीके से बाल अपराधों में प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नाबालिग दुष्कर्म की घटनाएं अधिक होती हैं। यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़ और डकैती तथा चोरी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप जानते ही हैं कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2016 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से देखने में आया था कि भारत में पिछले एक दशक में लगभग 35% बाल अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। और इन सब बाल अपराधों को, किशोर अपराधों को रोकने के लिए भारत में विभिन्न राज्यों में, यहाँ तक कि संघ के स्तर पर भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना की गई है, किशोर न्यायालय की स्थापना की गई है, जहाँ पर एक सामाजिक व्यक्ति को उसमें सदस्य बनाते हुए किसी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जुवेनाइल बच्चों से जुड़े हुए, किशोर बच्चों से जुड़े हुए तमाम मामलों को पैरवी की जाती है, उनका समीक्षा की जाती है, उनका निदान किया जाता है तथा उनके कारणों को जानते हुए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि भारत के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो महानगर हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली हैं। तो हम इसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे दोस्तों। भारत में बाल अपराध, ठीक है। भारत में नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये सब हम जानते ही हैं। बाल मन पर अपराध ने कब्जा जमा लिया है। बालक जब शुरुआती अवस्था में होता है दोस्तों, तो वह जिस प्रकार की संगत में आता है, ऐसी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि इसके लिए बाल अपराधों में वृद्धि होने का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि उसके चारों ओर का वातावरण कैसा है, उसका पड़ोस कैसा है, उसके मित्र कैसे हैं,
ठीक है, उसके अपने यहाँ पर जो रिश्ते नाते वाले लोग हैं उनका आचार विचार, उनका व्यवहार कैसा है, ये सब उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। साथ ही साथ इससे न केवल उसकी प्रकृति प्रभावित होती है बल्कि इससे वह बालक उसी दिशा में उन्मुख भी हो जाता है। दिल्ली में 35% की दर से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर घटना है दोस्तों, कि दिल्ली में जिस प्रकार से बाल अपराधों में वृद्धि हो रही है वह प्रतिवर्ष की तुलना में 35% तेजी से बढ़ रही है। नाबालिग दुष्कर्म, यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़, डकैती और चोरी में बालिग अपराधों से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक सन 2016 में दिल्ली, मुंबई सहित देश के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6,645 मामले सामने आए हैं। आप देख रहे हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें भारत के कुल 19 मेट्रोपॉलिटन सिटी थे जहां पर बाल अपराध के तकरीबन 7,000 मामले निकलकर सामने आए। ये बड़ा गंभीर विषद विषय है। साथ ही साथ सामूहिक दुष्कर्म के 2 मामलों में बाल अपराधियों की संलिप्तता भी सामने आई है, यानी कि जो बाल अपराधी थे उनकी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा छेड़छाड़ के 138, यौन शोषण के 66 मामलों में नाबालिगों पर केस दर्ज किए गए हैं मुकदमे, डकैती की 370, चोरी की 766 वारदात को नाबालिगों ने अंजाम दिया है। मनोवैज्ञानिक इसे खतरे के रूप में देखते हैं। दोस्तों ये चीज़ सहज रूप से हमारे को समझ लेनी चाहिए कि चाहे डकैती हो, चाहे चोरी हो, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे यौन आचार का मामला हो या यौन दुराचार का मामला हो या फिर अन्य कोई दूसरी हत्या जैसी गंभीर घटना हो, हम ये सहज रूप से समझ सकते हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे समाज में मनोवैज्ञानिक कारण रहे हैं। बालक का जैसा मन होगा वह वैसा ही काम करेगा, ये भी हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बालक के मन को प्रभावित करने के लिए विभिन्न सारे ऐसे कारक हमारे समाज में होते हैं जो उसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इससे उसकी जो मेंटल जो पावर होती है वह कहीं ना कहीं विमुख हो जाती है, अपने पथ से, अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं हट जाता है, उसका रास्ता जो है वह अलग हो जाता है और वह समाज में अपने माँ बाप से और समाज की अच्छी प्रवृत्तियों से दूर जाकर गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, उनमें घिर जाता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इसी अवस्था में किशोर हथियार उठाने के साथ ही दूसरों की असमत से भी खेल रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि जब बालकों की सही से हमारे समाज में परवरिश नहीं होती है, सही से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, सही से उनको समाज का जो वातावरण होता है अगर प्रारंभिक स्थिति में उनको नहीं मिल पाता है, इससे उन बालकों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर गलत दिशा में जाने के चांसेस होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ऐसे अवसर बन जाते हैं और वो बालक अपने रास्ते से कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। भारत में बालकों के खिलाफ सन 2003 में 33,320 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में यानी कि कुल मिलाकर के 11 साल में 42,566 हो गए, यानी कि तकरीबन 9,000 मामलों में वृद्धि हुई। ठीक है ना, 9,000 मामले बड़े हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक दशक के दौरान भारत के अंदर लगभग 10,000 यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है, औसतन 10,000 अपराधों में वृद्धि हो रही है। तो ये हमारे समाज के लिए न केवल एक बहुत बड़ा खतरा है बल्कि हमारे समाज के सामने एक चुनौती भी है, जिससे हमें न केवल लड़ना है बल्कि इसके जल्द से जल्द उपायों को ढूंढना है। यद्यपि भारत सरकार ने समय समय पर बहुत सारे कानून लेके आई है ताकि इन अपराधों में कमी की जा सके। राज्य सरकारों के भी द्वारा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाता है, उनके अनुसार प्रयत्न किए जाते हैं, पुलिस प्रशासन बहुत चाक चौबंद होता है, लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार कमी कहाँ रह जाती है, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? तो हम इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये जरूर होता है कि पुलिस प्रशासन का भी मदद जो होती है वह समाज को करनी चाहिए, वह परिवार को करनी चाहिए, वह उस तबके से या उस वर्ग से जुड़े हुए लोगों से संबंधित किसी व्यक्ति विशेष को जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसे अपनी जिम्मेदारी का भी वहन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के यौनाचार और बाल अपराध के जो मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं उन बस्तियों से, उन वर्ग से, उन समुदाय से जुड़े हुए होते हैं जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, जहां पर भूखमरी का वास होता है, जहां पर बेरोजगारी होती है, वहां पर इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होती है।
गौरतलब है कि भारत में 18 साल से कम उम्र का अपराधी नाबालिग माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस बालक या बालिका की उम्र 18 साल से कम होती है उसे नाबालिग की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इन नाबालिगों से संबंधित जितने भी अपराध अथवा यौनाचार या दुराचार के मामले होते हैं उनके निराकरण निदान के लिए भारत के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना भी की गई है। सजा के नाम पर उन्हें अधिकतम 3 साल तक बाल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई जाती है। अगर किसी बाल अपराधी के द्वारा या किशोर अपराधी के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो उसे तकरीबन 3 साल तक बाल सुधार गृह या बाल उपचार गृह के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर बालक को बाल उपचार एवं संप्रेषण गृह में उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है, उसे वहीं पे शिक्षा दी जाती है, वहीं पे उसके रहने सहने की व्यवस्था की जाती है तथा उन बालकों को जिनका संबंध उन मरीन बस्तियों से होता है अथवा ऐसे समुदाय या वर्ग विशेष से होता है जिनमें शिक्षा गरीबी, अशिक्षा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का वास होता है, उन बालकों को पूर्ण रूपेण मौलिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आ सकें। गौरतलब है कि सिर्फ भारत में किशोरों को जघन्य अपराध करने के बावजूद सजा नहीं मिल पाती है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी गत दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार के द्वारा जो नया कानून लाया गया, जब तो ये तय किया गया कि भाई जो अभी तक किशोरों को या बाल अपराधियों को कहीं ना कहीं जो सजा नहीं मिल पाती थी, गंभीर समस्याओं के बावजूद उन्हें नाबालिग समझ करके कोर्ट के द्वारा या अदालत के द्वारा बरी कर दिया जाता था, उनके ऊपर कड़े कानून लाए जाएं। तो भारत में जो बालक होता है उसकी नाबालिग की आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर दी गई है। यानी 16 साल से कम उम्र का जो बालक होगा या 16 साल तक का जो बालक होगा उसे ही यहाँ पर नाबालिग समझा जाएगा। अगर किसी बालक की उम्र या बालिका की उम्र 16 वर्ष से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसे यहाँ पर नाबालिग नहीं समझा जाएगा बल्कि उसे बालिग माना जाएगा। बाल अपराध के प्रकार, दोस्तों बाल अपराध कौन कौन से होते हैं जिनके प्रकारों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उनको अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। देखिए, बाल अपराध जो होता है वह व्यवहार की शैली, यानी कि जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि बालक हमारे समाज में जो वास करते हैं, किशोर जो हमारे समाज में रहते हैं, उनकी व्यवहार की शैली क्या है, उनके समाज की शैली क्या है, उनके परिवार की शैली क्या है। जिस प्रकार से उसका परिवार होगा, जिस प्रकार से उसका समाज होगा, उसी प्रकार से वह बालक उन्हीं प्रवृत्तियों में संलग्न होगा। समय में भी विविधता इसको प्रदर्शित करती है। समय समय पर कितने बाल अपराध हुए, किस प्रकार से हुए, कहाँ पर बाल अपराधों में घटोतरी हुई है, कहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ये सब इन सब के अनुसार नियत होता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक संदर्भ होता है। हर एक बाल अपराध होता है, जैसा कि मैंने बताया है, वह कहीं ना कहीं समाज से निकल कर ही आता है। यानी बाल अपराध जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं सामाजिक संदर्भ होता है, वो समाज से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं। कारण होते हैं तथा विरोध और उपचार के अलग अलग स्वरूप भी होते हैं। यद्यपि बाल अपराधों का विरोध होता है और इनका उपचार भी किया जाता है, और बाल अपराधों के उपचार करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बाल अपराध कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार देख लीजिए। वैयक्तिक बाल अपराध, इसके बारे में मैं यहीं पे आपको प्रिय विद्यार्थियों बता देता हूं कि वैयक्तिक बाल अपराध होते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी एक बालक या किशोर विशेष के द्वारा अपने स्तर से ही जब कोई अपराध को जन्म दिया जाता है, उसमें किसी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई योगदान नहीं होता है, तो उसे वैयक्तिक बाल अपराध कहते हैं। दूसरा होता है समूह समर्थित बाल अपराध। इसमें क्या होता है कि उसके माता पिता का, उसके परिवार का, उसके रिश्तेदारों का, उसके नातेदारों का, उसके समाज का कहीं ना कहीं योगदान होता है। नंबर 3 होता है संगठित बाल अपराध। इसमें गिरोह के रूप में बालक जो होते हैं वो कोई घटना को अंजाम देते हैं और इसके बाद में इन बाल अपराधों में वृद्धि होती चली जाती है। नंबर 4 है स्थितिजन्य बाल अपराध। हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर हम सहज रूप से पाते हैं कि कहीं ना कहीं गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऐसी बहुत सारी प्राथमिक समस्याएं हैं जिनके कारण बालक उन स्थितियों से दो चार होकर के इस प्रकार के गलत रास्ते को अपना लेते हैं। नंबर 1 है वैयक्तिक बाल अपराध। यह वह बाल अपराध है जिसमें एक ही व्यक्ति आपराधिक कार्य में संलग्न होता है। जैसा मैंने बताया था कि व्यक्ति अपने स्तर से ही इस प्रकार के बाल अपराधों को, ऐसी घटनाओं को जन्म देता है और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। यानी कि उस अपराध को करने के पीछे केवल और केवल उस बाल अपराधी का ही संबंध होता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएं मनोचिकित्सक समझाते हैं। यानी कि बाल अपराधी जितने भी अपराध करते हैं उनके बारे में विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मनोचिकित्सक जो होते हैं, उन्होंने समय समय पर अलग अलग अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अंतःक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किए जाते हैं।
जो हमारे भारतवर्ष के मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक हैं उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अंतःक्रिया प्रतिमानों से उपजी हुई मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किए जाते हैं। यानी कि जितने भी बाल अपराध होते हैं वो उनके परिवारों के अंदर कहीं ना कहीं दोष होती है। ठीक है, जो बालक जिस परिवार से निकला है, जिस बालक के अंदर संगठित रूप से या असंगठित रूप से बाल अपराध पाए गए हैं, कहीं न कहीं उसके परिवार के अंदर अंतःक्रिया जरूर उस अपराध की रही होगी। उस अपराध को निपटाने के पीछे जरूर कहीं न कहीं उस परिवार का योगदान होता है। उपजी मनोवैज्ञानिक समस्या, ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो परिवार के अंदर बाल अपराध को बढ़ाने के पीछे जन्म लेती हैं, कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक परिवार के अंदर माता पिता के बीच में आपस में झगड़ा होना, बार बार उनके बीच में मनमुटाव होना, गाली गलौज होना, या पड़ोस के अंदर ऐसी घटनाओं का जन्म लेना, या किसी परिवार के अंदर महिला अथवा पुरुष के द्वारा अथवा दंपति दोनों के द्वारा शराब का सेवन किया जाना, या फिर बीड़ी गुटखा सिगरेट आदि का अपनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बालकों के अंदर बाल अपराध को बढ़ावा देती हैं। तो ये सब परिवार से निकली हुई दोषपूर्ण मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं जिनका फर्क बालक के मनोविज्ञान पर पड़ता है। हीले और ब्राउनर ये दो महान मनोचिकित्सक हुए हैं। 1936 में अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अपराधी सहोदरों से या उनके बीच अंतरों का विश्लेषण किया। हीले और ब्राउनर नाम के दो ये मनोचिकित्सक थे। इन्होंने 1936 में जितने भी बाल अपराधी थे उनका सीधा संबंध बताया कि इनका संबंध या तो इनके सहोदर से, इनके साथ रहने वाले लोगों से होता है, या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों से होता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13% अनपराधी सहोदरों की तुलना में 90% अपराधी किशोरों का घरेलू जीवन दुख भरा था। यानी कि इन दोनों ही मनोचिकित्सकों ने यह पाया कि तकरीबन 90% ऐसे बालक मिले, ऐसे किशोर मिले जिन्होंने अपराध को जन्म दिया था, जो सजा भुगत रहे थे या सजा पाने वाले थे। तो ये वो बालक थे, ये वो किशोर थे जिनका कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध इनके ऐसे कामों के पीछे रहा था। ये वे अपने जीवन के प्रति परिस्थितियों से असंतुष्ट थे। एक तो बालक के अंदर उनके परिवार की जो परिस्थितियां होती हैं वह असंतुष्टि का घर कर देती हैं, या फिर समाज के अंदर असमान रूप से विभिन्न संसाधनों के असमान वितरण से इन बालकों के अंदर इस प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। तथा उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भी भिन्न थी। ये बालक जो होते हैं, जो ऐसे घटनाओं के साथ में जुड़ जाते हैं या संलिप्त हो जाते हैं, इन बालकों के अंदर कहीं ना कहीं अप्रसन्नता, असंतोष का भाव जरूर होता है। कुछ तो माँ बाप द्वारा अपेक्षित मानते थे, या कुछ का हीनता का भाव अनुभव करते थे, या कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अपराध में लिप्त हो गए थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बालकों के अंदर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसके समाज अथवा उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे बालक, अगर समाज अच्छा है, उसका परिवार अच्छा है, उसके माता पिता अच्छे हैं, पहली पाठशाला से जब वो निकलता है, यानी कि माता पिता के साथ जब वह बचपन का अपना बाल्यावस्था जब व्यतीत करता है, तब से ही उसके ऊपर उसके आचार विचार का, अपने माता पिता के आचार विचार का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। बंदूरा और वोल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनापराधी लड़कों से ही जिनकी आर्थिक कठिनाइयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे। बंदूरा और वोल्टर्म नाम के दो विज्ञानी हुए। इन्होंने ये पता किया कि बाल अपराधों में जितनी बढ़ोतरी हो रही है, उनके कृत्यों की तुलना इन्होंने अनापराधी लड़कों से की जो बालक अपराध नहीं करते थे। और वहां पर इन्होंने अंतर क्या पाया? आर्थिक कठिनाइयां, कि जिन बालकों के सामने आर्थिक कठिनाइयां थी वे बालक तो अपराधी बन गए, और जिन बालकों के साथ में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानियां नहीं आई, जिन बालकों को कभी भी रुपये पैसे के लिए अपनी आवश्यकताओं की, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जब संघर्ष नहीं करना पड़ा, तो वे बालक कभी अपराधी बने नहीं। लेकिन पिताओं के साथ अपने संबंधों में कुछ अधिक भिन्न थे। अब एक चीज और भी देखी गई है पिताओं के साथ संबंध, कि ये जो बाल अपराध होते हैं, ये बालक का उसके पिता के साथ संबंध कैसा है, इसके साथ एक बहुत बड़ा इसका कारण होता है। क्योंकि हमारे समाज में जो हमारे पिता होते हैं, किसी भी बालक का पिताजी होता है, उसका प्रभाव उसके बच्चे पर अवश्य रूप से पड़ने वाला है। क्योंकि मुखिया परिवार का पिता होता है, और पिता का व्यवहार उसके बालकों को जरूर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र संबंध माता पुत्र संबंध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए। यानी कि माता के व्यवहार का फर्क बालक पर कहीं ना कहीं कम पड़ता है, जबकि पिता का जो व्यवहार होता है वह पूरे बालक के जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके। साथ ही साथ अनुशासन भी उनका अधिक कठोर था। आप जानते हैं कि परिवार के अंदर पिता जो होते हैं वह अपने बालकों पर
कठोर अनुशासन रखते हैं। और कठोर अनुशासन जब बालक पर रखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि वह बालक तरस खाता है बाहर के लिए, अपनी मित्र मंडली के लिए, या समाज के अंदर अन्य दूसरे कार्यों को जानने के लिए, पर्यावरणीय वातावरण को बहुत करीब से समझने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह जन्म से ही लेकर जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है, जिज्ञासु बहुत होता है, उसमें जानने की इच्छा बहुत होती है। और जब उसके इस कार्य के ऊपर जब प्रहार किया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो उसके अंदर कुंठा घर कर लेती है, उसके अंदर इस प्रकार की दुर्भावना आ जाती है, ताकि वह बालक फिर अपने रास्ते से भटक ही जाता है। इसलिए जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो बालक 5 साल तक का बच्चा है उसे आप अत्यधिक प्यार दीजिए। जब बालक 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष का होता है तब उसे आप बहुत कठोरता के साथ उसके साथ पेश आइए। लेकिन जब बालक 11 साल से लेकर जब 18 या 20 साल तक का बच्चा होता है तब तक आप उसे अपना दोस्त बना लीजिए। आपका बालक, आपका बच्चा कभी भी जीवन में अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने संस्कारों से भ्रष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ हमारे को सहज रूप से हमारे परिवारों के साथ शेयर करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, और हमें खुद को भी इसके प्रति सीख ले लेनी चाहिए। तो पहला अपराध हमने जाना वैयक्तिक बाल अपराध। दूसरा है भाई समूह समर्थित बाल अपराध, यानी कि जो संगठित रूप से किए जाते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये ऐसे अपराध होते हैं, इन अपराधों में जो बालक की मनोदशा होती है उसके ऊपर उसके पड़ोस का, उसके परिवार का, उसके माता पिता का, इन सभी का फर्क पड़ता है। साथ ही साथ एक थ्रेशर शो नाम के एक विज्ञानी थे और मैके, उन्होंने बाल अपराध की जब बात की, उसका जब अध्ययन किया, तो उन्होंने मुख्य रूप से पाया कि युवक अपराधी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वह पहले ही संगति में रहता था। बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। हालांकि फिर अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपनी बातें रखी। कहने का मतलब यह है कि हम सैद्धांतिक रूप से नहीं बात करके अगर व्यवहारिक रूप से करें तो ये बात स्पष्ट है कि बालक जो संगठित अपराध के अंदर जाते हैं, समूह समर्थित, उसमें कहीं ना कहीं उसके माता पिता का, परिवार का, पड़ोस का जरूर योगदान होता है। नंबर 3 है दोस्तों संगठित बाल अपराध, यानी कि जो बिल्कुल बनाए जाते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड क्राइम। ठीक है, इनमें वे अपराध शामिल होते हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो संगठित बाल अपराध होता है यह गिरोहों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन 1950 के दशक में अमेरिका में किया गया था। जो इस प्रकार के अपराध किए गए थे संगठित बाल अपराध, इन अपराधों की सबसे पहले समीक्षा यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर की गई थी। इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें परिस्थिति प्रदान करते हैं तो उन व्यक्तियों के साथ संबंधों को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है स्थितिजन्य अपराध, यानी कि जो स्थिति से निपटने वाले अपराध होते हैं उनको स्थितिजन्य अपराध भी कहते हैं। स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़ें नहीं रखता है और अपराध के प्रकार, इनके नियंत्रण करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं। जैसे एक युवक के अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है, यह तो कम विकसित अंतर नियंत्रण के कारण होता है। यह परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण, इस विचार के कारण यदि पकड़ा जाता है तो उसे अधिक हानि भी नहीं होगी। डेविड मार्जा नाम के विज्ञानी ने इसका संदर्भ दिया है। तो कुल मिलाकर स्थितिजन्य जो अपराध होते हैं, जब बालक आपके समाज में रहता है उस समय वह सहज रूप से कभी कभी अपने निष्क्रिय मस्तिष्क के आधार पर भी इस प्रकार के अपराधों में वह घिर जाता है। बाल अपराधियों का वर्गीकरण, बाल अपराध कौन कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण आप कैसे करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर बाल अपराधियों का वर्गीकरण किया है। जैसे बाल अपराधी बालक हमारे समाज के अंदर जो रहते हैं, हमारे परिवार में जो बच्चा होता है, चाहे वह बालिका हो या बालक हो, वो अपराधी क्यों बनते हैं। देर रात तक बाहर रहना, जब आपका बच्चा घर से बाहर रह रहा है तो उसके लिए इसमें अपराध में वृद्धि होगी। स्कूल से भाग जाना, स्कूल में अध्ययन नहीं करना, चोरी करने की उसमें आदत आना, लड़ाई झगड़े करना, जुआ खेलना, शराब पीना, आपराधिक गुट या समूह में शामिल होना, संपत्ति की क्षति, हिंसा, यौन अपराध, दुकान से कोई सामान उठा के ले जाना, किसी के प्रति भद्री और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यानी कि कुल मिला के ये ऐसे कारण होते हैं जो समाज के अंदर बालकों को दुराचार की तरफ, यौनाचार की तरफ, दुर्व्यवहार की तरफ और गलत रास्ते की ओर अग्रसर करते हैं। अगर कोई बच्चा जो उपरोक्त कृत्य करता है उसे अपराधी माना जाए तो समझ लीजिए कि उसे सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए। अगर आपने उसे सुधारने का मौका नहीं दिया तो वह बालक एक धुंधलाई हुई कोठरी की ओर सदा के लिए चला जाएगा, उसका भविष्य है वह अंधकारमयी हो जाएगा। भारत में बाल अपराधों के कारण कौन कौन से हैं, कारण जान लेते हैं। बाल अपराध के प्रमुख रूप से कारण, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन राइट नाउ।
पहला है सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। बालक के कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं दोस्तों, जिसके कारण वह इस प्रकार से अपराधों की दुनिया में घुस जाता है। अपराध सामाजिक कारण कौन कौन से होते हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं। पारिवारिक कारण, सामाजिक कारणों में पारिवारिक कारण होता है सबसे पहले, जैसे टूटे हुए परिवार। टूटे हुए परिवार कैसे होते हैं, जैसे किसी के परिवार में किसी के माता पिता का तलाक हो जाना, ठीक है, या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाना, या माता पिता के बीच में या पति पत्नी के बीच में बार बार लड़ाई झगड़ा रहना, इससे परिवार का संतुलन खराब हो जाता है। परिणामतः वहां पर इस प्रकार के बाल अपराधों के निपटने की संभावना रहती है। सौतेले माता पिता का व्यवहार, जब बच्चा परिवार के अंदर खराब होगा तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि किसी के माता पिता की मौत हो गई है, तो सौतेले माता पिता का व्यवहार कैसा है, या किसी महिला की शादी उसके बच्चों के समेत हुई है, तो अगले बनने वाला जो पिता होता है वह सौतेला पिता, उसका व्यवहार वो कहीं ना कहीं उन बालकों के प्रति विभिन्न प्रकार की जो निराशाएं होती हैं उनको जन्म देता है। परिणामतः वह बालक कभी भी फिर सही प्रकार की संज्ञा या सही रास्ते पर नहीं आ पाता है। अनैतिक परिवार, जिन परिवारों में कुछ ऐसे माता पिता होते हैं या दोनों ही, या दंपति दोनों मिलकर के आपस में किसी ऐसे अपराध को जन्म दिया जाता है जो समाज की मूल भावना के, समाज की मुख्य धारा के विपरीत होता है, अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में बालकों के अंदर असंतोष की भावना जन्म लेती है, या वे बालक उसी प्रकार के अनैतिक कार्य में संलग्न हो जाते हैं, जिससे ये गंभीर समस्या और बढ़ती चली जाती है। अशिक्षित माता पिता की पढ़ाई का भी निश्चित रूप से बालक के सामाजिक कारणों में शामिल होता है। नंबर 2 है परिवार के बाहरी कारण। परिवार के आंतरिक कारण आपको बता दिए हैं। बाहरी कारण होते हैं बुरे समन्वयक बालकों का साथ। जब बालक अपने घर से निकलता है, एक ऐसी सीढ़ी आती है जब बालक 3 से 4 साल का होने के बाद, तकरीबन 5-6 साल का जब बालक हो जाता है, तब उस बाल्यावस्था के अंदर बालक अपने पड़ोस में अपने दोस्त बना लेता है। वह जीने का तरीका धीरे धीरे सीखता है। हालांकि उसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, लेकिन उसकी चंचलता और उसकी शौकियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए वह परिवार से निकल करके इधर उधर घूमता रहता है, दोस्त बनाता है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा। तो इसी दौरान, इन सारी घटनाओं के दौरान बालक का संपर्क जो होता है वह विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ होता है, विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों वाले बालकों के साथ होता है, जिसके कारण बालकों में आपस में गाली गलौज करना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना या यौन अपराधों की संज्ञा में धीरे धीरे चले जाना। तो इस प्रकार से ये अपराध होते हैं जो बालकों के साथ के कारण जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है बुरा पड़ोस। यदि आपके पड़ोस में कोई जुआरी रहते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहते हैं या चोर रहते हैं, तो ऐसे दुर्गुणों को बालक बहुत जल्दी सीखता है, यानी कि ये बालक को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। नेक्स्ट है बाल अपराध के आर्थिक कारण। बाल अपराध के आर्थिक कारण कौन से हो सकते हैं? पहला होता है गरीबी। जब किसी परिवार के अंदर किसी बालक की सुख सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, या किसी बालक का अपने पड़ोस के अन्य बालक की तुलना में अच्छा खाना पीना नहीं हो पाता है, तो उन बालकों के मनोविज्ञान पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये बालक जो होते हैं चोरी अथवा लूटपाट की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेकारी। निर्धनता के कारण या गरीबी के कारण इन बालकों की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। छोटे बालकों का नौकरी करना, छोटे बालक विभिन्न फैक्ट्रियों के अंदर, होटलों के अंदर, चलचित्र सिनेमा के अंदर नौकरी करने लग जाते हैं। इससे उन बालकों में बीड़ी पीना, जुआरी का काम करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो गलत प्रवृत्तियां होती हैं, जन्म ले लेती हैं। बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो मानसिक और बौद्धिक कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है इसका निम्न बुद्धि स्तर। फ्रेंड्स, जब किसी बालक के बुद्धि का स्तर जो होता है अगर उसका नीचा होता है, इंटेलिजेंस उसका क्वांटम यदि कम होता है, तो जाहिर है ऐसी स्थिति में उस बालक के अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार के अपराधों की मात्रा बढ़ जाती है। विशेष मानसिक योग्यता और अभिरुचियों की कमी। यदि आपका बालक है और वह समाज के अंदर रहता है, अगर आपने समय रहते उसके अंदर उसको विभिन्न प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियां या खेल खिलाना नहीं शुरू किया, तो जाहिर है वह बालक कहीं ना कहीं अभिरुचियों की कमी के कारण गलत दिशा पे चला जाएगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक कारण, मोमेंटस रीजन जो होते हैं, संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव। बालक कई बार समाज में रहते समय उसे आत्मनिर्भरता का एहसास कराया जाता है, उसे प्रेम, सुरक्षा या काम की प्रवृत्ति उसके अंदर जन्म लेती है। इन सब के विपरीत अगर उसको वातावरण मिलता है तो उसमें कुंठावास करने लगती है। इसके कारण बालकों में हीनता की भावना आ जाती है, उनमें क्रोध होता है, उनमें आक्रामकता जन्म ले लेती है और विद्रोह की उनमें प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है।
किशोरावस्था। इस अवस्था में संवेगात्मक तनाव और मानसिक संघर्ष की अधिकता रहती है और यह स्थिति अनेक समाज विरोधी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। आप जानते हैं कि जब बालक, आपका बच्चा करीब करीब 11-12 साल का हो जाता है, उस समय वह किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है और इस स्थिति में उस बालक के जीवन में संघर्ष और तूफान की अवस्था जन्म ले लेती है। इस समय बालक होता है, वह एकाकी बन जाता है, वह अपने माता पिता से दूरी बनाए रखना चाहता है, वह समाज के अंदर भावनाओं में बहकर अधिक से अधिक दोस्त बनाना चाहता है, वह उसकी अपनी कई प्रकार की जो पूर्तियाँ होती हैं वह करना चाहता है। ऐसे में अगर उसको उचित वातावरण नहीं मिला, यानी कि उसके मुताबिक अगर उसे उचित वातावरण नहीं मिला, तो वह बालक जरूर विद्रोह की भावना पर उतर जाता है और विभिन्न प्रकार के अपराधों के अंदर संलग्न हो जाता है। निष्कर्ष के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बाल अपराधियों को सुधारने में यद्यपि भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जो बाल अपराध हैं वे अत्यधिक जनसंख्या, गरीबी, बीमारी, कुपोषण, गरीबी, साक्षरता का अभाव होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बेरोजगारी, जिनके कारण ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन संसद जो हमारी है, भारतीय संसद और राज्यसभा, राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं और विधान परिषदों में हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा इसके ऊपर पर्याप्त बहस करने की ज़रूरत है और एक सकारात्मक तरीके से कोई ना कोई हल निकालने की ज़रूरत होगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए जो ड्राफ्टिंग की है, इसमें बताया गया है कि बाल दिवस तो मनाया जाता है, भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू की याद में, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का लगाव बालकों से था, तो उन्हीं की याद में राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहले बार सन 1954 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को मनाने की अनुमति दी थी। बाद में सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा भी की थी। इस प्रकार से 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय को अपनाया था। यही अभिसमय सन सितंबर 1990 में प्रभाव में आया और इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन किए। इस बाल अधिकार समझौता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, यानी कि बालकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित बाल अधिकार संरक्षण समझौता यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी महासभा के अंदर एक प्रस्ताव लाते हुए किया गया था, जिसके ऊपर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते को नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र बाल अभिसमय। क्या नाम दिया गया था भाई? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय लाया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकारों के संबंध में एक समझौता, एक एग्रीमेंट हुआ दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्रों के बीच और उसमें तय किया गया कि बालकों के अधिकार कौन कौन से हैं, बालकों के अधिकारों के प्रति हमारे समाज में कैसी जागरूकता होनी चाहिए, साथ ही साथ समाज और परिवार की बालकों के अधिकारों के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय बनाया गया, जिसमें कुल मिलाकर 54 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। इसमें कुछ इस प्रकार थे: जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता, परिवार या घर में पत्राचार में गैर कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार और उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का अधिकार इन बालकों के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय या इस समझौते में तय किए गए थे। इस अभिसमय के अंतर्गत विभिन्न देशों के बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं, आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। तो इस समझौते में यह भी तय किया गया था कि जितने भी यूएन के इस संबंध में बाल अधिकार संरक्षण अभिसमय के संबंध में जितने सदस्य राष्ट्र बने हैं, उन सभी को ये जिम्मेदारी दी गई कि उनके समाज में, उनके यहाँ पर, उनके देश में किसी भी प्रकार से बालक मानसिक यातनाओं अथवा आर्थिक शोषण या मादक पदार्थों के अवैध उपयोग से बचे। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोह में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के विद्रोह होते हैं। आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर न मालूम कितने ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर गृह युद्ध तथा अशांति का माहौल होता है। विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के ऊपर तनाव की स्थिति देखी जाती है।
जैसे भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, भारत चीन का मुद्दा है, भारत म्यांमार का मुद्दा है, इसी प्रकार से इराक ईरान का मुद्दा है, इसी प्रकार से टर्की और ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है, इसी प्रकार से रशिया के क्रीमिया और यूरोप महाद्वीप का मुद्दा है। ऐसी जगह पर, या दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया का मुद्दा है, ऐसी जगह पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस अधिकार के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखने की भी अपेक्षा की गई कि जब युद्ध की स्थिति हो या अशांति की स्थिति हो तो वहाँ पर बालकों को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए। इसे आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, आप सभी से अपेक्षा की जाती है आप इसको अवश्य रूप से पढ़ लें ताकि आपके लिए और मददगार होगा। भारत में बाल अधिकार कौन कौन से हैं उनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। भारत प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। भारत सरकार, हमारी जो संघ सरकार है, वह राज्य सरकारों को विभिन्न गाइडलाइंस के द्वारा, विभिन्न कानूनी प्रावधानों के द्वारा तथा अपने स्तर से भी सभी प्रकार से वह प्रबंधन करती है ताकि भारत में सभी बच्चों के अधिकारों, उनकी समानताओं और उनके विकास के लिए प्रयास किया जाए। बच्चों को किसी प्रकार के खतरे और जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चे का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि आप जानते हैं कि जो बालक होते हैं, बालक की कैटेगरी होती है वह 18 साल से कम की होती है। यह वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। यानी कि वह बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, वह या 18 साल से कम तक का बच्चा जो होता है वह क्या होता है, वह नाबालिग होता है, वह छोटा बच्चा होता है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी स्वीकार किया था। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है 18 साल की उम्र के बाद ही, या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। भारत के अंदर इस कानून को बहुत प्रभावी ढंग से समझा गया और इसके विभिन्न प्रावधानों पर गौर करते हुए इसको एक समीक्षा के रूप में हमारे सामने पेश किया गया। और वह समीक्षा विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसके ऊपर समीक्षा की गई। साल 1992 में UNCRC, 1992 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण सम्मेलन के ऊपर को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने कानून या बाल कानून बनाए गए थे उनमें काफी बदलाव किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो एक समझौता बनाया गया था बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसके तहत ये व्यवस्था की कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन UNCRC, इसके द्वारा सन 1992 में जब भारत इसमें शामिल हुआ है तो वहां पर भारत ने जब इसकी समीक्षा की तो उस समीक्षा में कहा गया था, चूंकि भारत के अंदर 18 वर्ष के बालक को ही ड्राइविंग लाइसेंस बना पाता है और मतदान कर पाता है, तो उसमें ये तय किया भारत ने समीक्षा करते हुए तय किया कि 18 साल से जो कम उम्र का बालक है उसे संरक्षण की भी जरूरत है, उसे देखभाल की भी जरूरत है और वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य का मतलब यहाँ पर होता है लोक कल्याण की भावना। राज्य का मतलब होता है लोक कल्याण की भावना, ठीक है ना। लोक कल्याण की भावना क्या है भाई, कि भारतीय संविधान के अंदर भारत को एक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। कैसा राज्य कहा गया है भारतीय संविधान में? कल्याणकारी राज्य कहा गया है। यानी कि बालक को अपने राज्य से, अपनी संस्था से, अपने सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी हुई कार्यपालिका से अपने अधिकारों के संरक्षण करने की जिम्मेदारी के एवज में वह उनसे सवाल जवाब कर सकता है। और जिनसे बालकों के संरक्षण की अपेक्षा की जाती है उनमें शामिल होते हैं भारत की कार्यपालिका, भारत की न्यायपालिका और भारत की विधायिका। इन तीनों की जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी बालकों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सम ऑफ द स्पेशल राइट्स हैव बीन confirmed in the Indian Constitution for the rights of the children, भारतीय बालकों के लिए, जिसमें सबसे पहला अधिकार है अनुच्छेद 21 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 से 14 साल की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य
और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर 86वां संविधान संशोधन सन 2009 में लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन कब लाया गया भाई? सन 2002 में। और इस कानून के तहत 51 के एक अनुच्छेद के तहत 21 के अनुच्छेद को विस्तृत किया गया, 21 के अनुच्छेद जोड़ा गया। और 21 के अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया कि भारत में जिन बालकों की उम्र 6 से 14 वर्ष तक की है, इन सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 एक और बालकों के संरक्षण से जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनको जोखिम भरे या खतरनाक कार्यों में आप नौकर नहीं रख सकते, उन्हें नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 है। इस अनुच्छेद के तहत आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु एवं क्षमता के उपयुक्त नहीं है या वहां पर सुरक्षा का माहौल नहीं है। जब किसी परिवार के अंदर, जब किसी समाज के अंदर आर्थिक स्थिति बिगड़ती है या आर्थिक असंतुलन उस परिवार या समाज में होता है, तो अमूमन माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको आर्थिकी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, यानी कि अपने परिवार में रुपया पैसे की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वे उसे विभिन्न कामों में लगा देते हैं, जो अनुच्छेद 39 घ के तहत कानूनन अपराध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 च। इसमें बालकों को स्वतंत्र और गरिमामयी माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना है। यानी कि जो बालक हमारा होता है उसके लिए हमारे को ऐसा माहौल विकसित करना चाहिए। भारतीय संविधान के 39 च में कहा गया है, ताकि उस बालक को उसके अवसर और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों। इसके अलावा और भी इसमें कुछ लाइनें डाली गई हैं भाई आपके पढ़ने के लिए। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किया गया है कि किसी बालक के साथ में समाज या पारिवारिक स्तर से या किसी संस्था के स्तर से अगर भेदभाव होता है तो वह कानूनन अपराध है। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। और अनुच्छेद 46 के तहत जबरन, बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 46, अनुच्छेद सेक्शन 46, माफ कीजिएगा, आर्टिकल जो 46 है 46वां, इसमें जबरन, बंधुआ मजदूरी से रोकना और सामाजिक अन्याय, जो इस प्रकार के शोषण जो हमारे बच्चों पर होते हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में बाल अधिकार और चिंताएं। भारत में बालकों के अधिकार कौन कौन से हैं और इसी दौर में कौन कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो उनके सामने खड़ी हुई हैं। इसमें सबसे पहले रिपोर्ट आई नीति आयोग की। नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है। यानी कि भारत में लगभग 1000 बालकों के ऊपर जन्म लेते समय 34 बालकों की प्रति वर्ष मौत हो जाती है। जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में आंकड़ा देखा जाए तो ये प्रति 1000 पर 39 है। यानी कि 1000 बालकों की किसी इकाई क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या है उस पर लगभग 39 बच्चे जो होते हैं वो 5 साल से कम उम्र के हैं, जिनकी मौत असामयिक रूप से हो जाती है। 2016 में केवल डायरिया और निमोनिया से करीब 3 लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये कितना डरावना आपके सामने आंकड़ा है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर वेरी फैटल इंसिडेंट दैट हैड बीन, वो रही थी कि डायरिया और निमोनिया जब भारतवर्ष के अंदर सन 2006 में कोहराम मचा रही थी, उसी दौरान लगभग 3.25 लाख बच्चों की भारत में मौत हो गई। ये वे बीमारियां हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है। यानी कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब कभी डायरिया हो जाता था या निमोनिया हो जाता था तो उसका इलाज नहीं होता था कि इंसान या बच्चे जो होते थे वे बड़े पैमाने पर बेतरतीब तरीके से परेशान होकर के आखिरकार भगवान को प्यारे हो जाते थे। लेकिन चूंकि अब सुख सुविधाओं के साथ साथ हमारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो इतनी विकसित हो चुकी हैं कि बालकों के लिए इस प्रकार के इलाज आसानी से संभव हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने पढ़ा दोस्तों डायरिया और निमोनिया के बारे में कि डायरिया और निमोनिया की जो समस्या है उससे 2016 में लगभग कितने लाख बच्चों की मौत हुई, लगभग 3.25 लाख बच्चों की। वहीं इसमें शिशु मृत्यु दर जो है वह लगभग 34 के करीब बताई गई है। नेक्स्ट है कुपोषण। क्या है भाई कुपोषण? यानी कि एक बालक को या एक व्यक्ति को समाज या परिवार में रहते हुए अपने परिवार से दोनों समय का संतुलित भोजन नहीं मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। 2 जून की रोटी अगर उसे नसीब नहीं होती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे स्टेट हैं, बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश,
ये भारतीय राज्यों में शुमार हैं जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित हैं। कितनी खतरनाक बात है, आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि हर 10 बालकों में से 4 बच्चे कुपोषित हैं, यानी कि उनको पूर्ण रूप से उनकी संतुलित डाइट नहीं मिल पाती है। शिक्षा, नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा। इसमें शिक्षा की बात करें तो भारतवर्ष में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है जिसमें 10 करोड़ बच्चों को स्कूल भी नसीब नहीं हुआ है। भारत की जनसंख्या तकरीबन 130 करोड़ है। इसमें से अभी पिछले दिनों जो रिपोर्ट तय की गई थी उस रिपोर्ट में ये निकल कर यह आंकड़ा सामने आया है कि भारत में लगभग 10 से 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी विद्यालय नहीं जा पाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डायस, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डायस की रिपोर्ट भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसने एक कोड तैयार किया है भारतवर्ष के सभी शैक्षणिक संस्थानों का, विद्यालयों का, जैसे डायस के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है भाई? डायस के नाम से। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जिसका फुल फॉर्म होता है जिला सूचना केंद्र शिक्षा, जिला शिक्षा सूचना केंद्र। शिक्षा से संबंधित एक विशेष कोड के तहत उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक, मूलभूत सुख सुविधाएं, पढ़ाई का स्तर, परिणाम और उन बालकों की प्रविष्टि, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, इन सब की जानकारी भारत सरकार की ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास होती है। और इस रिपोर्ट में यह पाया गया, डाइस की रिपोर्ट में, कि भारत में अभी हालिया दिनों में तकरीबन 10 से 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी विद्यालयों में नहीं जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कारण यह है कि इनके घरों की आर्थिक हालत के चलते ये पढ़ाई से बिल्कुल महरूम होते हैं, ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक और रिपोर्ट हमारे पास आई विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं, यानी कि बाल मजदूरी की समस्या एक और निकल के आती है। भारतवर्ष में आप जानते हैं दोस्तों कि बड़े पैमाने पर बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। और क्यों? उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि ये बालक जो अपने समाज और परिवार की विभिन्न प्रकार की कुछ संगतियां होती हैं जिनके कारण इस प्रकार से मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, या उनके माता पिता का सही पोषण नहीं हो पाना, वो कुपोषित होना, या शारीरिक रूप से बिल्कुल अकुशल होना, साथ ही साथ वे बेरोजगारी और गरीबी की जिन्होंने मार झेली है, जिनके कारण उनके बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से भी टूट गए होते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से भी दुर्बल होते हैं। परिणाम तो ये बच्चे बाल मजदूरी की ओर अग्रसर होते हैं। इनमें से अधिकांश बालकों की फिर मौत हो जाती है। तो भारत में बाल अधिकारों को लेकर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें लगभग 15 करोड़ बच्चों को भारत में बाल मजदूर माना गया है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर बुलिंग आप जानते हैं कि इंटरनेट से संबंधित बुलिंग, खींचे चले जाना, बालक उन अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाना। साइबर बुलिंग में जैसे आजकल आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पबजी का एक गेम बहुत पूरे विश्व के अंदर को अपना दबदबा कायम कर रहा है। पबजी जैसे जो गेम होते हैं, या ब्लू व्हेल नाम का एक गेम आया था जिसने हजारों बच्चों की ज़िंदगी को पूरे विश्व में ले लिया था। तो ये एक साइबर बुलिंग का उदाहरण है। साइबर बुलिंग से बालकों को बचा कर रखना चाहिए। भारत में आबादी का लगभग 40% है। भारत में बच्चों की आबादी कितनी है भाई? लगभग 40% है। बच्चे अपने सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय होते हैं। हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं वे या तो बाल श्रम उनके साथ में होता है, भू राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं जैसे बाल श्रम का किया जाना, बच्चों से दुर्व्यवहार उनका हो जाना, या विस्थापन की बार बार समस्या होना, या असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं इन बालकों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं बैठी होती हैं। परिणाम तो ये बालक सामाजिक और आर्थिक रूप से इनमें परेशान होते हैं। पेशेवर यौन शोषण एक नया और इसमें कारक है कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं, कुछ ऐसे समुदाय या वर्ग विशेष होते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर देह व्यापार करवाया जाता है, और इस देह व्यापार के कारण ये बालक अपने आप को उस बहुत ही कुत्सित धंधे के अंदर धकेल देते हैं। परिणाम तो इनकी जिंदगी धुंधला जाती है, परिणाम तो इनकी जिंदगी बेकार हो जाती है। घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार, पोर्नोग्राफी की समस्या बनी हुई है। यद्यपि भारत सरकार ने सन 2015 में पोर्न साइट्स के ऊपर, पोर्न चैनल्स के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी आज भी दोबारा से इस प्रकार के चैनल, इस प्रकार के संगठन दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं, जिनके ऊपर निश्चित रूप से भारत सरकार और केंद्र संघ सरकार को और राज्य सरकारों को प्रयास करने की जरूरत होगी। बाल विकास, अब हमने बहुत बड़े पैमाने पर बाल अपराधों के उद्भव को जाना है। कैसे जन्म लेता है बाल अपराध, होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, समाज
में किन किन कारकों के कारण कितने कितने बाल अपराध हुए हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से बाल अपराध हैं जिनसे निपटना हमारे समाज के लिए एक चुनौती है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम बालकों के विकास के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं लेके आएं ताकि बालकों को इनसे बचाया जा सके। आंगनबाड़ी सेवा, आप जानते हैं कि छोटे बालकों के लिए हमारे पूरे देश भर में आंगनबाड़ी चलाए जा रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चे, जो नर्सरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। और वहां पर साथ ही साथ एक आशा सहयोगिनी के द्वारा समय समय पर संबंधित क्षेत्र के पीएससी या सीएससी के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। उनका निश्चित रूप से हमारे बालकों के माता पिता को ध्यान रखते हुए लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट है किशोरी योजना। हमारे वे बालिकाएं जो 16 वर्ष तक की हैं, उनके लिए किशोरी योजना का संचालन किया गया है। आप जानते हैं कि एक बच्ची जो होती है, जो समाज के अंदर विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए एक महिला का रूप धारण करती है, फिर वह एक परिवार का निर्माण करती है, वह 2 परिवारों की वाहिनी होती है, लेकिन उसे न मालूम कितनी कितनी असामयिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। और इन असामयिक पीड़ाओं के दौरान उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे माहवारी का आना, या परिवार के अंदर वह कई बार शर्म के मारे इन चीज़ों को छुपा जाती है। तो इसलिए जिस प्रकार से उनके साथ में कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हैं, उनके कारण उनका शारीरिक और मानसिक जो मनोबल होता है वह टूट जाता है, वे दक्ष नहीं हो पाती हैं, वे शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाती हैं, मानसिक रूप से दुर्बल हो जाती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों ने यह बड़े स्तर पर प्रयास किया है कि वे उनको समय समय पर आयरन और फॉलिक एसिड की दवाओं की सप्लाई करवाते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी के माध्यम से, विभिन्न स्कूलों के माध्यम से, सीएससी और पीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उन तक ये पहुंच बनाई जाती है। साथ ही साथ ऐसी किशोरी बालिकाओं को समय समय पर बेहतर तरीके से शिक्षा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का संचालन भी किया गया है। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके बालकों को रखने के लिए दहाई की व्यवस्था इन केंद्रों पर की जाती है। बाल संरक्षण सेवा, इसी प्रकार से चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस सीपीएस की स्थापना की गई है, जिसके तहत बाल संरक्षण में उन बालकों को जो उपेक्षा, शोषण, परित्याग और परिवार के अलगाव का रास्ता बनाने के कारण ऐसी कार्यवाहियों को हम रोक सकते हैं। बाल संरक्षण कानून, ये आपके चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, या खास तौर से राजस्थान पुलिस या पटवार का एग्जाम हो, वहां पर सिलेबस में ये चीज निहित है। बाल संरक्षण कानून, कैसे कौन कौन से बाल संरक्षण कानून बनाए गए हैं जिससे कि हम बालकों को इन विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया कि बाल विवाह जो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, तो बाल विवाह अपराधों को आप किस प्रकार से रोकेंगे। ठीक है, बाल विवाह अपराध, सबसे पहले बाल विवाह अपराध को हम जानेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, छोटी उम्र में जब बालकों की शादी कर दी जाती है और ऐसे परिवारों में निरंतर रूप से चलन होता है कि वे बालकों की बहुत जल्दी से शादी करने के लिए उतावले होते हैं। इस पर 1 नवंबर 2007 को ये कानून लाया गया। कब लाया गया? 1 नवंबर 2007 से इस कानून को लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य है बाल विवाह के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना कि छोटे छोटे बालकों की शादी कर देने से बालक ना तो शारीरिक रूप से विकास कर पाते हैं और ना ही मानसिक रूप से, और ना ही अपना भविष्य को संवार पाते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था, जो 1929 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जब कानून लाया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम पर, उसका पुनर्स्थापन सन 2006 के कानून के द्वारा किया गया। फिर बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 बाल विवाह के बाद में लाया गया बाल श्रम संशोधन कि बालकों के द्वारा जो श्रम करवाया जाता है उसमें क्या संशोधन किया गया। फिर इस कानून को बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित करते हुए सन 2016 में एक कानून लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। इसके तहत 14 साल के कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया है। क्या माना गया भाई? जुर्म माना गया है। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध मान लिया गया। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो ये माना गया कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में, यानी कि जो पारिवारिक रूप से जो छोटे छोटे कुटीर कामकाज होते हैं उनमें लगना वैध कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष तक के बालक कोई काम नहीं करेंगे। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध कर दिया गया। और जो खतरनाक और बहुत ही
जो दुरूह कार्य थे उनसे इनको निषेध कर दिया गया कि ये बालक वहां पर कार्य नहीं करेंगे। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 माह से 3 साल तक की कैद या फिर दोनों का प्रावधान कर दिया गया। अगर कोई बालक से बाल मजदूरी कराई जाती है और पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर, उस व्यक्ति पर, उस संस्था पर 20 से 50,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। यानी कि जुर्माना तो कितना किया गया बाल मजदूरी में? 20 से 50,000 तक का। कितने हजार तक का? 20 से 50,000 तक का, ठीक है। और वहीं पर 6 माह से 3 साल तक की उसे कैद भी इसमें नियत की गई। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की कैद का प्रावधान फिर से इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। इसके बाद में बालकों के सुधार के लिए कानून आया, शिक्षा का अधिकार कानून। कौन सा कानून आया भाई? शिक्षा का अधिकार कानून। कब आया ये? सन 2009 में भारतवर्ष में लागू हुआ, जिसे आरटीई के नाम से भी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन। किस नाम से जानते हैं? राइट टू एजुकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के और आरटीई को 21 के तहत शामिल किया गया और इसे मौलिक अधिकार का नाम दिया गया कि बालकों के लिए शिक्षा, जो प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, वह उनका मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 के अनुच्छेद को जोड़ते हुए बना दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में बालकों के सुधार संबंधी अधिनियम आया, पोक्सो अधिनियम 2012। कौन सा अधिनियम आया भाई? पोक्सो अधिनियम 2012। इस अधिनियम के तहत यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया अधिनियम है। यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, दुराचार किया जाता है, या बालक इस प्रकार के अपराधों में घिर जाते हैं, इसे नाम दिया गया पोक्सो अधिनियम। क्या नाम दिया गया? पोक्सो अधिनियम। यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार तथा पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। जब बालक यौन शोषण जैसे अपराधों में घिरता है, यौन दुर्व्यवहार में या पोर्नोग्राफी में, तो ऐसे अपराधों से बचाने के लिए उसके लिए व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा भी तय की गई है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। जो छोटे बालक इस प्रकार के अपराधों से घिर जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो हमारे यहाँ पर जुवेनाइल बोर्ड बनाए गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहाँ पर एक एकांत कमरे के अंदर कैमरे की मौजूदगी में इन मुकदमों की सुनवाई की जाती है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा भी तय की गई है। जो ये कानून लाया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, इसमें परिभाषा को तय किया गया पोक्सो अधिनियम में। तथा पोर्नोग्राफी से संबंधित अगर कोई सामग्री रखता है तो उस पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी तय किया गया है। कितने हजार रुपए तक का जुर्माना? 10,000 रुपए तक का। इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सजा का भी प्रावधान है। और अगर बच्चे के साथ में कहीं न कहीं ज्यादती हुई है, बालिका या बालक के साथ में, तो ऐसे स्थिति में मौत की सजा यानी फांसी की सजा का भी प्रावधान पोक्सो अधिनियम में कर दिया गया है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करना भी गैर जमानती माना गया है। पोक्सो अधिनियम में जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, अगर किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा गैर तरीके से किसी बालक को विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन करवाया जाता है या उसे सेवन करने के लिए मजबूर किया जाता है या उसके लिए सलाह दी जाती है, तो उसके ऊपर भी गैर जमानती अपराध तय किए गए हैं। यानी कि नॉन बेलेबल, उनकी जमानत नहीं हो सकती, जिसमें 5 साल तक की कैद भी तय की गई है। नेक्स्ट कानून बालकों की सुरक्षा के लिए आया, किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर जो होते हैं हमारे, जो जुवेनाइल होते हैं, जो टीनएजर्स होते हैं, उनके लिए कौन कौन से कानून बने, जिसमें कानून आया 2015 में किशोर न्याय अधिनियम। जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। ऐसे बालकों में इन बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए 2015 में बड़े पैमाने पर एक क्या किया गया? संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे मोस्ट बात यह कर दी गई कि जो बालक इस प्रकार के अपराधों में घिर जाते हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कोर्ट से इतर, अदालत से अलग ये विशेष पावर या ताकत दी गई या उसे कानून पर फैसला सुनाने का हक दिया गया कि वे जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं उनको
अदालत से बाहर किसी सुधार गृह में भेज सकते हैं, जहां पर बालक को 3 वर्ष तक रखा जा सकता है। उसे मौलिक अधिकारों की शिक्षा दी जाए, उसे मौलिक शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, ताकि वह बालक दोबारा से समाज की मुख्य धारा में अच्छे से जुड़ सके। 16 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ये किशोर न्याय अधिनियम में कहा गया। 16 या अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का भी निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि पूरे राष्ट्र भर में बालकों के अधिकारों से संबंधित या बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने का कानून फिर हमारे पास आया। और इस कानून के तहत बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस अधिनियम के तहत जो संरक्षण के प्रावधान किए गए उनको सहज रूप से हम हमारे समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लागू करने में सक्षम नहीं है, हालांकि है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई, और जो स्थापना थी ये 5 मार्च 2007 को हुई। यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? 5 मार्च 2007 को। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई, और जो इसकी स्थापना की गई वह एक कानून के तहत स्थापना हुई, और उस कानून का नाम था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अब आगे की क्या राह है, हम बालकों को किस प्रकार से सही राह पर ले जा सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए बिंदु तैयार किए हैं। वो बिंदु हैं जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। आप अपने बालकों को, अपने जो टीनेजर्स होते हैं, किशोर होते हैं, उनको किस प्रकार से आप उनके लिए एक भविष्य में आप नियोजन करेंगे, एक व्यवस्था करेंगे ताकि ये बालक गलत प्रकार की प्रवृत्तियों में ना पड़े। इसके लिए आपको कुछ हमने यहाँ पर बिंदु तैयार करके दिए हैं। नंबर 1 है भाई, सबसे पहला है बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो बालकों के व्यक्तित्व। सबसे पहली बात तो है शिक्षा, यानी कि सबसे पहला है आगे की राह कि अधिक से अधिक बालकों को शिक्षा दी जाए, यानी कि अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को अगर शिक्षा की प्राप्ति होती है तो ये बालक जो हैं इनका जो व्यक्तित्व होगा, इनकी मेधा जो है, इनकी मानसिक जो बुद्धि है, शारीरिक और मानसिक योग्यताएं हैं, उनका उच्चतम विकास किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? उसका उच्चतम विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए। यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है विद्यालयों का, उस पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं हमारे बालकों के लिए और हमारे किशोरों के लिए हमें कुल मिलाकर यह प्रयास करना चाहिए कि उसमें जेंडर, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी की वहाँ पर शिक्षा जरूर हो। यानी कि बच्चा और बच्ची या महिला पुरुष समान है, इस प्रकार की भावना के साथ हमारे को वहाँ पर पूरी अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ बालकों को सहनशीलता से संबंधित भी, टॉलरेंस से संबंधित भी उनको क्या दिया जाना चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, इसके साथ में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराए, और शिक्षा व्यवस्था में अधिकारों का आभास बालकों को अवश्य रूप से होना चाहिए। अगर बालक को ये नहीं मालूम है, वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यूं ही गाहे बगाहे पढ़ता जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम है कि उसके राइट्स क्या हैं, वह उनका उपयोग कैसे कर सकता है, तो ऐसी शिक्षा बेकार की होगी। शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है। शिक्षक जो होता है हमारे समाज में कहीं पर भी, जो शिक्षक हमारे जो होते हैं वे बालकों के लिए रोल मॉडल होते हैं। क्या है भाई? रोल मॉडल होते हैं। अतः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो। सबसे पहली बात यह है कि शिक्षक को बालकों के जो अधिकार हैं और जो इनकी समस्याएं हैं, इनको बच्चों के प्रति बहुत अच्छे से एक शिक्षक को जानना, भांपना चाहिए। और इसके लिए शिक्षकों को हमें सबसे पहले प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि बालकों का प्रोटेक्शन कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की निगरानी एवं उनका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर और विद्यालयों के अंदर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है संपूर्ण भारतवर्ष में, मिड डे मील योजना के तहत। साथ ही साथ बालकों के स्वास्थ्य स्तर को भी मजबूत बनाए रखने के लिए आशा सहयोगिनी और अन्य दूसरे ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा बालकों को संबल प्रदान किया जाता है। और ये जो योजनाएं चलाई गई हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। भारत में जितने बाल संरक्षण कानून बने हैं इनका प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग हो। क्या इन कानूनों की पालना हो रही है या नहीं? देश के किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बे में इनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
कानूनों एवं योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक आम आदमी, एक किसान आदमी जो गांवों के अंदर निवास करता है, जिसका संबंध अपनी 2 जून की रोजी रोटी कमाने से होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि बालकों के लिए कौन से कानून बने हैं। उसको नहीं मालूम होता है कि किशोरों के लिए ऐसे कौन से कानून बने हैं जिनसे कि वह बालकों का संरक्षण कर सकता है। इसलिए हमारे को सबसे पहले जो प्रभावी मॉनिटरिंग है वो करनी चाहिए सामाजिक जागरूकता की। यानी कि हमारे समाज के अंदर हमें सबसे पहला प्रभावी काम है कि हम जागरूकता को बढ़ाएं। अगर हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज विकसित नहीं हो पाएगा। बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं। यानी अगर हमें अपना उनका भविष्य सुधारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा। यानी कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये सुनिश्चित करना है कि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया है बाल अपराध, किस प्रकार से बाल अपराधों का जन्म हुआ, क्यों होता है, कारण क्या होते हैं, ये कौन कौन से बाल अपराध होते हैं जिनसे निपटा जा सकता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने कौन कौन से कानून बनाए हैं, भारत में कौन कौन से बाल अधिकार बालकों को दिए गए हैं, बालकों की कौन कौन सी चिंताएं हैं, साथ ही साथ बालकों के विकास के लिए ऐसी कौन कौन सी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, और बालकों के संरक्षण के लिए ऐसे कौन से कानून भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने तय किए हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है कि ऐसे कौन कौन से अधिनियम आए जिसके तहत बालकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अंत में निष्कर्ष पर जाते समय हमने आपको ये भी तय करके बताया है कि भाई आप बालक का सही ढंग से विकास किस तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम है समाज के अंदर हमें जागरूकता लानी होगी, और ये जागरूकता एक बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। समाज के हर एक तबके से जुड़े हुए जो इंटीरियर से इंटीरियर आदमी हैं, जो घर हैं, जो परिवार हैं, उन तक ये सामाजिक जागरूकता जानी चाहिए। तभी हम बालकों का समुचित विकास कर पाएंगे, बालकों को समाज की मुख्य धारा में एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए जोड़ पाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।